हेलो 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 अगेन। हेलो। आज मैं एक बड़ी ही अमेजिंग चीज़ से स्टार्ट करना चाह रहा था। अभी चंद दिन पहले नोटिफिकेशन आया यूट्यूब पे कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो मैं, इफ़ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू टेक 2 minutes टू एड्रेस the audience. Yes. First of all, thank you so much. Yeah, thank you so much. हम बहुत ही आभारी हैं आपके टाइम के लिए, आपके फीडबैक्स के लिए, आपके लाइक्स के लिए, आपके शेयर्स के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। मैं सोच ही रहा था पहले भी जब 100 सब्सक्राइबर का नोटिफिकेशन आया था तो मुझे लगा ये यूट्यूब या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना अमेजिंग माध्यम है। आज हम अपने घर पे बैठे बैठे दुनिया भर की सैर कर रहे हैं अपने बातों से, और हमारे साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से और भी लोग इस सफ़र में जुड़ गए हैं। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े। और आपके कमेंट्स तो बहुत ही पसंद आए हमें, खूब सम्मान मिला। आई डोंट इवन नो इफ़ वी आर डिजर्विंग ऑफ सो मच रिस्पेक्ट, बट थैंक यू सो मच। Thank you so much. एक पर्टिकुलर कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा जो पिछला एपिसोड था उस पर किसी पुलिस कर्मचारी ने ये लिखा कि जब भी उन्हें खाली टाइम मिलता है तो हमारी बातें सुन लेते हैं, उन्हें काफ़ी चीज़ें नई समझ में आई। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्रिविलेज टू गेट सच अ फीडबैक। प्लीज़ हमें लिखते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए। आपके फीडबैक से हमें भी समझ में आता है कि हमारी जो चर्चा है उससे किसी और को भी लाभ पहुंच रहा है, तो उसे हम कैसे बेटर कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चंस भी थे, मैं थोड़ा सा उनको भी एड्रेस करना चाह रहा हूँ। एक तो आई थिंक बहुत फेयर क्वेश्चन था। किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ दिस। तो अगर आप हमारे पहले एपिसोड को देखेंगे तो लीप डे की बात है, 29 फरवरी 2020। हम ऐसे खाली बैठे थे, कोरोना वायरस की वजह से हम दोनों की कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर कर दिया। तो हम मन ही मन सोच रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम है, घर पे बैठे हैं, कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। हम अक्सर ऐसी चर्चा करते रहते हैं, तो हमने सोचा हमारी चर्चा को थोड़ा स्ट्रक्चर दे देंगे और रिकॉर्ड भी कर लेंगे। और कुछ नहीं तो खुद की यादों के लिए रहेगा, और अगर किसी और को लाभ पहुंचे तो शायद हमें भी देख लेगा। हमें क्या पता था कि आज 2 महीने हो गए लगभग उस बात को। ये मेरी दाढ़ी गवाह है इस बात की कि कितना टाइम हो गया। तो दिन की गिनती बंद हो गई है। पर हमें ये प्रोजेक्ट करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हमारा उद्देश्य, किसी ने ये भी लिखा कि हमारी बातें सुन के कई लोगों की आंखें खुलेंगी, अंधविश्वास दूर होगा। सही बताएं तो हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भी आंखें खोलने का। हम तो हमारी खुद की आंखें खोलना चाह रहे हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है हम दोनों ही एक एजुकेशनल जर्नी पे चलना चाहते हैं, जिससे हम अपने ज़िंदगी के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं पता ये प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा और कहाँ कहाँ जाएगा, बट फ़िलहाल इन चर्चा में हमें बड़ी दिलचस्पी है, और हमें इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आप लोगों को भी एपिसोड पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ आगे भी लिखते रहिए। किसी ने ये भी कहा था कि ये बड़ा अजीब है, हम सामने देख के क्यों नहीं बात करते। पूरा यूट्यूब में अगर देख लो तो सब सामने देख के बात करते, हम ही हैं थोड़ा जो टेढ़ा बात करते। तो मैं उसे भी थोड़ा एड्रेस करना चाह रहा था कि देखिए, हम कोई यूट्यूब क्रिएटर तो वैसे हैं नहीं, शायद अब बन गए हैं, पर हमारा जो मेन उद्देश्य वही था कि एक दूसरे से हम चर्चा करते हैं और साथ में कोई देख ले तो बड़ा अननेचुरल होगा हमारे लिए ऐसे बात करना। इट इज़ नेचुरल फॉर अस टू टॉक लाइक दिस, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारी जो चर्चा हो वो ऑथेंटिक और नेचुरल रहे। क्योंकि अदरवाइज हम जैसे बात करते हैं वैसे नहीं रहेंगे। हमारे कई दोस्तों ने फीडबैक दिया कि उन्हें तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही बैठे हैं। वो शायद इसलिए भी हो पाता है क्योंकि हम नेचुरली एक दूसरे से बात करते हैं। तो आप ऐसे सोचिएगा, ये कैमरे के थ्रू आप हमारे घर में हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ आप भी बैठ के हमारी बातें सुन रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर फीडबैक, all of your comments. We really do appreciate it from the bottom of our hearts. And please do keep writing and giving your feedback. Thank you so much. तो इस जर्नी को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं पिछली बार जो तूने मुझे एक चीज़ बताई उसके बारे में मैं काफ़ी समय से सोच रहा हूँ, जब से तूने बताई है, जो है मीम का एक कॉन्सेप्ट बताया तूने। हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि कैसे धीरे धीरे एवोल्यूशन के थ्रू भाषा
बोलनी चालू की हमारे पूर्वजों ने, करीबन 70-80 हज़ार साल पहले की बात है। और भाषा के थ्रू हम क्या कर पा रहे थे, आइडियाज़ ट्रांसफ़र कर पा रहे थे एक दूसरे को। बहुत ही जैसे आइडियाज़ पहले के ज़माने में छोटे आइडियाज़ होंगे कि कैसे हंटिंग करनी है, आग कैसे जलानी है, आग को कंट्रोल कैसे करना है, पर एक दूसरे को हम जब ये आइडियाज़ फैला सकते थे, उसकी वजह से हमारी मनुष्य जाति को कितना एडवांटेज मिला। तो तूने एक चीज़ समझाई कि ये जो मीम है क्या एग्जैक्टली। ये मीम कोई भी ऐसी चीज़ है जो या तो एक आइडिया हो, या कोई व्यावहारिक, कोई बिहेवियरल आर्टिफैक्ट हो, या कोई कल्चरल आर्टिफैक्ट हो, हमारे कपड़े पहनने का तरीका या हमारे दाढ़ी बनाने का तरीका या किसी तरह की दाढ़ी रखने का, अलग अलग तरह की हमारी वेशभूषा, कुछ भी, मतलब म्यूज़िक, कल्चर, आर्ट, ये सब मीम्स हैं। आई थिंक तूने ये भी बताया था कि एक बड़े ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं रिचर्ड डॉकिंस, मैं पढ़ रहा था, उनको शायद नाइटहुड भी मिला, उन्हें अब सर रिचर्ड डॉकिंस बोला जाता है। क्यों? उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें इस दुनिया को खोज करके बताई हैं, बट 1946 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, बड़ी प्रसिद्ध किताब है द सेल्फिश जीन, जिसमें उन्होंने ये मीम का जिक्र किया था। तो मैं मनी मन सोच रहा था कि क्या उन्हें तब पता था, आज से 30-40 साल पहले, की इंटरनेट की दुनिया में ये मीम तो वापस आएगी। और मतलब आई थिंक आजकल के ज़माने में अगर किसी बच्चों से पूछो कि मीम क्या होती है, तो वो फट से बोलेंगे हाँ मीम तो पता है, जो इंटरनेट पे आती है। पर इस चीज़ की जो मूल ओरिजिन है, the term has been coined by Sir Richard Dawkins. So I was thinking about memes a lot, and I think we spoke about it briefly कि हम तो अपनी पूरी जिंदगी लगा सकते हैं सिर्फ ये मीम्स पे चर्चा करने की। अब पूरी जिंदगी का तो पता नहीं, बट मैं बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहता हूँ ये विभिन्न प्रकार की मीम्स। तो मैं मनी मन सोच रहा था कि आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस, बट करीबन 1 महीने पहले मैं अपने ऑफिस में लोगों से बात कर रहा था। तो जो मेरे गूगल इंडिया के दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से एक वीडियो शेयर किया जो कि एक मीम है, जो कि पूरे इंडिया में फैल चुका है। तो आई थॉट इट वाज अ वेरी एप्ट एग्जांपल फॉर दिस टाइम। वुड यू लाइक टू लिसन टू दिस मीम? ओके गूगल, प्ले गो कोरोना ऑन यूट्यूब। ये तूने सुना होगा। ये हमारे कोई मंत्री हैं जिन्होंने जब ये कोरोना वायरस का पूरा चक्कर फैल रहा था इंडिया में, तो इन्होंने बहुत ही एक अच्छी चीज़ की थी। ये एक्चुअली गाना तो किसी ने रीमिक्स कर दिया, पर उन्होंने एक ऐसी चैंट किया था कि यार इंडिया से कोरोना को भगाना है तो कोरोना गो, जिसे साइमन गो बैक के लिए बोला था। तो ये चीज़ लोगों को इतनी पसंद आ गई, या जो भी हम बोलें, ये वायरल की तरह फैली, ये कोरोना वायरस से जल्दी फैला है ये जो मीम है। तो मैं मनी मन सोचने लग गया ये मीम के बारे में कि ये मीम्स, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जस्ट टू अंडरस्टैंड मीम, कि इसमें सबसे पहले तो मैं ये सोचने लग गया, जैसे तूने एक बहुत अच्छा एनालॉजी दिया कि ये जो मीम्स है ना, ये जीन्स की तरह ही होते हैं। वहीं से कहीं से शायद उन्होंने टर्म कॉइन किया। जीन्स की तूने बात की थी, बड़ी सरल भाषा में समझे तो जीन्स क्या हैं? ऐसे ट्रेट्स हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर कोडिंग, जो हमारी जो डीएनए है, डीएनए में हमारा लिखे होते हैं। जैसे कि अगर किसी की आंखें नीली हैं तो उसके माता या पिता दोनों के डीएनए में कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लिखी होगी कि आंखें नीली हैं, तो वही जीन या वही ट्रेट आगे भी पास ऑन हो जाता है, तो बच्चे की भी आंखें नीली हो जाती है। वैसे कई चीज़ें हम देखते हैं, कद लंबा छोटा होता है, माँ बाप अगर दोनों ही बहुत लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं। तो जीन्स तो ऐसे होती हैं, अपने माँ बाप से बच्चों को ट्रांसफ़र होती है। पर मीम्स मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये मीम्स तो कहीं से भी ले सकता है, बच्चा या बड़ा। पहली बात तो ज़रूरी नहीं बच्चा ही लेता है अपने माँ बाप से, कोई बड़ा अपने बच्चों से भी ले सकता है। जैसे मैं ये अपने मम्मी पापा से शेयर करूँ तो ये तो मेरे मम्मी पापा मेरे से मीम ले रहे हैं। पर ये सिर्फ हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स तक ही लागू नहीं होता है। ये तो मंत्री हैं, ये मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, पर इनकी बनाई हुई मीम आज पूरे भारत में फैल गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके फैमिली के कहीं और से भी आ सकती है मीम। तो मुझे ये लगा कि ये मीम्स के द्वारा हम मनुष्य ने
ऐसे ट्रेड्स या ऐसे आइडियाज पास ऑन करने लग गए जो पहली बार फैमिली के चेन के अलग से भी पास ऑन हो सकते थे। तो मुझे ये बड़ी एक तो अच्छी चीज़ लगी इस मीम के बारे में कि कितनी पावरफुल चीज़ है। और यू कैन सी लाइक दिस एग्जांपल इज अ गुड एग्जांपल। दूसरी चीज़ मैं ये सोचने लग गया, जैसे तूने बताया था ये जीन्स का भी कॉन्सेप्ट ले लें, तो जैसे नीली आंखें आना, जब आई होगी ना पहली बार नीली आंखें किसी की, तो बड़े अल्टप्पे से आती है। इनको म्यूटेशंस बोलते हैं, ऐसे ही एकदम से किसी एक में कोई म्यूटेशन आ जाती है। तो तूने बताया था कि वो म्यूटेशन अगर प्राणी को कोई ऐसी क्षमता दे दे जिससे वो अपने एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइव कर जाए, तो वो आगे प्रोपोगेट होने लग जाती है। पर उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट भी उस टाइम पे उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं मन ही मन सोच रहा था, जैसे इन मंत्री ने जो कोरोना का चैंट किया, मान लो कि ये कोई नॉर्मल कोरोना वायरस होता, ये कोविड-19 ना होता जो इतनी बड़ी वैश्विक महामारी बन चुकी है आज की तारीख में, और सार्स या मार्स के जो पुराने केसेस भी आई थिंक वो भी तो कोरोना वायरस ही हैं, उनके लिए अगर ये गाना गाते तो शायद ये इतना नहीं फैलता। ये फैला भी इसलिए क्योंकि वातावरण में आज की तारीख में एक ज़रूरत थी ऐसी कोई चीज़ की। आई डोंट नो इफ ज़रूरत थी कि नहीं, बट अल्टप्पा ये हुआ, इन्होंने गाना गाया, वो किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने पिक किया, और हमारी एक इंडिया की एक कलेक्टिव जो एक कॉन्शियसनेस है उसके अंदर ये फैल गया। तो मैं मनी मन सोच रहा था कि ये तो बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल लगा मुझे मीम का। सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, बिकॉज ये इंटरनेट मीम का कल्चर चल रहा है, बट इसको देख के हम और भी चीज़ें समझ सकते हैं। आज अभी से पहले मैं टी शर्ट पहन रहा था, आज मैंने शर्ट पहनी है पहली बार, तो ये भी एक तरह की मीम है। ये मीम तो क्रॉस कल्चरल भी है, क्योंकि ये वेस्टर्न कपड़े हैं, ठीक है, ये हमारे पूर्वजों से तो ये कपड़े नहीं आए। तो ये जो मीम है ये क्रॉस कल्चरली भी हो सकती है कि कोई चीज़ इंडिया की, अब जैसे यहाँ है लोग नमस्ते कर रहे हैं, ये भी एक मीम है। यहाँ पे योगा हाँ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमें, वो वैसे भी जर्मोफोब हैं, वो बोलते हैं कि हमें शायद वी शुड रीथिंक शेकिंग हैंड्स, क्योंकि हाथ शेक करने से होता है, तो शायद हो सकता है पूरी दुनिया नमस्ते करने लग जाए, क्या पता। तो नमस्ते भी एक मीम है जो कि शायद पूरी दुनिया में फैल जाए, तो ये क्रॉस कल्चरल हो सकता है। बिल्कुल। तो मुझे ये मीम का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं इस मीम को है ना थोड़ी और गहराई में समझना चाहूँगा। तो आज अगर तू मुझे ये मीम के बारे में ही समझाए अगर थोड़ा, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। ये मीम कैसे फैलती है और क्या विभिन्न प्रकार की मीम्स होती हैं, तो ठीक है, क्या कहते हैं साइंटिस्ट मीम के बारे में? तो मैं मीम के बारे में एक्चुअली साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि स्पेशली आज मतलब ये समझो पिछले 10-15 साल में इतनी रिसर्च चल रही है इस कॉन्सेप्ट पे भी कि ये मीम्स फैलती कैसे हैं। और कई साइंटिस्ट अभी बोल रहे हैं कि हम सिर्फ उदाहरण के तौर पर ही नहीं बोल सकते कि ये जीन की तरह काम करती है, हो सकता है कहीं ना कहीं एक्चुअल में इन मीम्स का भी बायोलॉजिकल ओरिजिन है। बायोलॉजिकल मतलब हो सकता है हमारी बायोलॉजी में कहीं ना कहीं ये है कि हम व्यवहार जल्दी से पकड़ लेते हैं दूसरों का और अब कॉपी करने लग जाते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था जैसे मिरर न्यूरॉन्स का पहले, कि हमारे ब्रेन में एक्चुअली ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो जब तुम कुछ कर रहे होगे तो मैं बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करके वैसे ही करने की ट्राई कर सकती हूँ। तो जो हम इमिटेट करते हैं, जो हमारा जो नकलचीपना है वो हमारे जीन्स में है, हाँ, वो हमारे शरीर के अंदर इंग्रेन्ड है। तो उस कॉन्सेप्ट से कि हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम दूसरों को इतनी जल्दी कॉपी कर सकते हैं। इनफैक्ट छोटे बच्चे बड़ों से ऐसे ही सीखते हैं, उनको देख देख कि वो कर क्या रहे हैं। इनफैक्ट बोलते हैं ना कि बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है। वो क्वाइट लिटरली है कि अगर घर में जैसा व्यवहार होता है माँ बाप का, बच्चे में वैसे ही आता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देख कर ही सीखता है। चाहे उसको आप कितना बोलो वो नहीं सीखेगा, व्यवहार देख के ज़रूर सीखेगा कि आपका व्यवहार कैसा है, उस हिसाब से। तो ये क्या है, ये जो व्यवहार की कॉपिंग चल रही है, तो इसका अब देख रहे हैं हम कि बायोलॉजिकल ओरिजिन निकल के आ रहा है। इसीलिए कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि शायद ये सिर्फ एनालॉजी ही नहीं है कि मीम एक जीन की तरह काम कर रहा है, हो सकता है कि मीम एक्चुअल में बायोलॉजिकली एक चीज़ है जो अपने आप में ग्रो होती है, मतलब आइडियाज़ की शेयरिंग, वो एक्चुअली उस पर बायोलॉजिकल रूट है। और इस चीज़ को समझने के लिए एक ऐसी चीज़ है जो लोग आजकल जिस पे बड़ी रिसर्च चल रही है, और वो सोचते हैं कि शायद इस चीज़ पे ज़्यादा खोज करने से हम सही में ऐसा तोड़ निकाल पाएंगे कि हाँ, मीम्स का बायोलॉजिकल ओरिजिन है और जीन्स की तरह ही फैलती है। मतलब जीन्स जैसे वर्टिकली फैलते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स से मुझ में आए, मेरे से और बच्चों में जाएंगे मेरे, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली भी फैल सकती है। जैसे जीन्स
कई तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस हॉरिजॉन्टली फैलाते हैं, मतलब कोरोना वायरस ले लो, वायरसेस फॉर एग्जांपल, तो ऐसी मीम्स भी हॉरिजॉन्टली फैल सकते हैं। तो इस पर रिसर्च चल रही है। इनफैक्ट जो तुमने अभी एग्जांपल दिया, ये एक म्यूजिकल एग्जांपल है। म्यूजिक, साइंटिस्ट मानते हैं कि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है शायद जिसमें इसका जवाब लिखा है कि मीम्स जो हैं ये फैलती कैसे हैं और इसका कैसे हमारा बायोलॉजिकल ओरिजिन हो सकता है। तो मैं आज म्यूज़िक के बारे में ही बात करूँगी, वो मीम जो पता नहीं कभी हमारे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हमने पकड़ ली। ये बात सही है यार, अभी तू बोल रही तो मैं सोच रहा हूँ कि हमने म्यूज़िक कब बनाना शुरू किया हमारे मानव इतिहास में। हाँ पता नहीं, ये तो कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट हमने काफ़ी एविडेंसेस हैं निकाली है। तो म्यूज़िक पे क्या है, अभी रिसर्च रिसेंट ईयर्स में इतनी रिसर्च चलनी शुरू हुई है। इनफैक्ट मुझे इस टॉपिक पे इतना इंटरेस्ट आया, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे को थोड़े टाइम पहले हमारे कॉमन फ्रेंड ने रिक्वेस्ट भी की थी कि यार म्यूज़िक के बारे में एक बार बताना कि म्यूज़िक में ऐसा क्या है कि हम उससे मूव हो जाते हैं, मतलब क्वाइट लिटरली भी, मतलब अपने हाथ पैर हिलाने शुरू कर देते हैं, एंड क्वाइट मेंटली भी मतलब इमोशनली हम कभी इमोशनल हो जाते हैं कोई म्यूजिक सुनकर। हाँ, अभी जैसे मैंने ये कोरोना को बजाया, ये गाना जब भी आता है मेरे शरीर में कुछ अपने आप होने लग जाता है, मेरा शरीर डोलने लग जाता है। और ये सिर्फ इसी के लिए लागू नहीं होता है, और भी म्यूजिक कई बार ऐसा होता है, म्यूजिक बजना चालू होता है और जैसे कि मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं है और डोलने लग जाता है। हाँ, तो ऐसा क्या है हमें? तो देखो ये चीज़ के बारे में कभी किसी ने पहले रिसर्च इतनी की नहीं, अभी रिसेंट बहुत रिसर्च चली है और साइंटिस्ट ये इस पे म्यूजिक पे स्पेशली बहुत रिसर्च चल रही है कि कैसे हमें इतना मूव करता है। अच्छा, तो इससे पहले ये चाह रही कि अगर हम म्यूजिक को समझ जाएं तो हम मीम्स को भी अच्छी तरीके से शायद समझ पाएं। हाँ, साइंटिस्ट का ये मानना है कि हम मीम्स को भी समझ पाएंगे और उनका एक्चुअल में क्या वो जीन्स की तरह ही है ये भी समझ पाएंगे। तो मेरे को बड़ी मजा आएगा सुनने में। मेरे को बता क्या बताती हैं ये रिसर्च। तो उससे पहले मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगी कि कई साइंटिस्ट ऐसे हैं अभी भी, मतलब नामी गिरामी कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टॉपिक को कि म्यूज़िक एक्चुअल में कुछ करता है उसको बड़ा ना साइड में कर दिया था। बहुत नामी गिरामी, जैसे स्टीवन पिंकर का हमने मेंशन किया था, ही इज़ अ वेरी वेल नोन कॉग्निटिव साइंटिस्ट एंड अ लिंग्विस्ट ऑल्सो। उनका मानना ये है कि यार म्यूज़िक कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, ये ना हमने इसमें कोई हेल्प नहीं मिलती हमें। जैसे लैंग्वेज की वजह से हमें कितनी हेल्प मिलती है, हम आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, हम कोऑपरेशन कर रहे हैं। उनका मानना था कि इससे कुछ नहीं होता म्यूजिक से। अच्छा तूने बड़ा इसका ऑलमोस्ट एक बहिष्कार ही किया कि इस पे रिसर्च करने का फायदा नहीं। तो हमारे पूर्वज होंगे जंगलों में आदि मानव, उनको इनका कहना है कई साइंटिस्ट का कि उन्हें म्यूजिक से कोई सर्वाइवल में बेनिफिट नहीं मिला। और बात सही है कि जब सर्वाइवल के लिए खाना पीने की मारा मारी थी तो तुम्हारे पीछे शेर पड़ा है तो तुम गा के क्या करोगे? तो म्यूजिक क्यों बनाओगे भाई? तो उनका पॉइंट भी बहुत वैलिड है। और उनका ये मानना है कि कई चीज़ें ना हम मनुष्य क्या करते हैं अपने प्लेजर के लिए करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनफैक्ट कई ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे हमारा नुकसान भी हो रहा हो ना खुद का, तो भी हम उसको करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उससे प्लेजर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, काफ़ी स्टडीज़ बताती हैं कि सिगरेट कैन कॉज कैंसर, या फिर इनटेक ऑफ एक्सेस ऑफ शुगर। शुगर नेचुरली ठीक है आप खाओ, मेरे हिसाब से तो चीनी सिगरेट से ज़्यादा बुरी है, बट ठीक है, डोंट कोट मी ऑन दैट। मतलब किस तरह का भी एडिक्शन क्या है वो, दैट्स अ बिहेवियर ऑफ प्लेजर सीकिंग। तो हम, और ज़रूरी नहीं, और देखो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में शुगर फॉर एग्जांपल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमें उससे प्लेजर मिलता है इन द फर्स्ट प्लेस। हमें प्लेजर क्यों मिलता है? क्योंकि अगर इवोल्यूशन में हम फ्रूट्स और जिनसे हमें ज़्यादा कैलोरीज मिल सकती थी, शुगर मिल सकता था, वो नहीं खाते तो हम जिंदा भी नहीं रहते। तो हमने कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हमारा ब्रेन इस तरीके से वायर हो गया कि अच्छा, इसलिए हमें मीठी चीज़ें इतनी पसंद है क्योंकि जब हम जंगलों में थे तो फल फूलों में से हमें खूब एनर्जी मिल जाती थी मीठी चीज़ों से। तो हमारे ब्रेन ने ऐसी सॉफ्टवेयर कोड रखी कि ठीक है भाई, जब भी इस इंसान के पास मीठा है ना तो उसको रिवॉर्ड, जैसे छोटा बच्चा बना दो कि मुझे तो चाहिए। इसको साइंटिस्ट बोलते हैं रिवॉर्ड दे दो। जैसे आज किसी को शाबाशी दो, कोई अच्छा काम करे तो वो और करेगा आगे, क्योंकि उसको एक बार रिवॉर्ड दिया तो उसको प्लेजर मिला, क्योंकि यार मेरे को इनाम मिला। तो हमारे ब्रेन में एक्चुअली ऐसे इनाम के सर्किट्स हैं कि जैसे तुम शुगर खाते हो इनाम देता है, पर अब हमने क्या कर लिया, एक्सेस में खाना शुरू कर दिया है, चाहे वो हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। ब्रेन को इनाम मिल रहा है पर पेट परेशान है, पूरा शरीर परेशान है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बताओ, मतलब ऑलमोस्ट
फैट की पाया भी ये गया है कि कोरोना वायरस में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं वो हैं जिनको डायबिटीज़ या मोटापे की। एग्जैक्टली एंड शुगर कंट्रीब्यूट्स टू दैट। तो हम ये शुगर पे कैसे आ गए म्यूजिक से? हाँ, तो साइंटिस्ट का मानना है, स्टीवन पिंगर इनफैक्ट बहुत वोकली बोले इस चीज़ के बारे में कि म्यूजिक भी कुछ इसी तरीके से है, इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं था, इट वॉज जस्ट अ प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी। ये तो लैंग्वेज हम कुछ बनाने लग गए जिससे आइडियाज़ फैल रहे थे, हमारी कोऑपरेशन बढ़ रही थी, हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पा रहे थे। म्यूज़िक ने लैंग्वेज के ऊपर ही ना एक तरह से उसका साइड इफ़ेक्ट है, मतलब लैंग्वेज का साइड इफ़ेक्ट है कि हमने म्यूज़िक बनाना शुरू कर दिया। तो उनका ये मानना है। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट तो बोलते हैं इट्स म्यूज़िक इज़ एन एवोल्यूशनरी पैरासाइट विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग टू से। पैरासाइट बता दिया है, पैरासाइट ही बोल दिया। तो यार ये जब चीज़ें आई ना तो कई रिसर्चर्स ऑब्वियसली डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इस फील्ड में रिसर्च करने का फ़ायदा नहीं है, इतने नामी गिरामी जब साइंटिस्ट बोल रहे हैं। बट एक ऐसे कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डैनियल जे लेविटिन। उन्होंने इस टॉपिक को लिया, उन्होंने बोला यार ऐसा नहीं हो सकता, और उन्होंने एक इस पर बुक लिखी है जो मैंने एक्चुअली रिसेंटली बुक पढ़ी। उस बुक का नाम है योर ब्रेन ऑन म्यूजिक। I like the name already. तो उन्होंने एंड व्हाई डिड ही पिक दिस टॉपिक, बिकॉज ट्रेडिशनली, मतलब जब ट्रेडिशनली इन द सेंस लाइक उनकी एजुकेशन एक्चुअल में इसी विषय पे थी। ही वॉज अ साउंड डायरेक्टर, ही वॉज अ साउंड इंजीनियर। वो बड़े बड़े कंपोजर्स हैं जो म्यूजिक बनाते हैं, उनके साथ काम करते थे। एंड then he got interested in this whole subject academically. He was like कि नहीं यार ये तो research करनी चाहिए इस पे. And then he became a cognitive scientist and he has written several books on this. He's written, and this book by the way is very very famous. And ये book New York Times bestseller में रही, 1 साल तक रही. इसको यहाँ पे I think Mail, Global Mail I think करके एक और I'm forgetting the name, एक और ऐसी बुक लिस्टिंग जो बताते हैं कि कौन सी बुक्स फेमस हो रही हैं, कौन सी बेस्ट सेलिंग है, उसकी लिस्ट में भी सबसे नंबर 1 रही कई साल तक. ये आई थी कुछ 2005 या 2006 में ये बुक, और उसके बाद में 9 और बुक्स लिखी हैं इसी सब्जेक्ट पे. ये बुक इतनी फेमस है, थोड़ी टेक्निकल भी है क्योंकि इसमें काफ़ी म्यूज़िकल उसमें चले जाते हैं एलिमेंट्स में कि क्या है म्यूज़िक क्या नहीं, कि ये कितने सारे यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड लेके MIT से लेके हार्वर्ड में तो ये मैंडेटरी टेक्स्ट बुक है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको ये पढ़ना ज़रूरी है. हार्वर्ड में मैंडेटरी टेक्स्ट बुक है ये? हाँ, ये किताब. हाँ, और उसको कई प्राइजेस मिले हैं, मतलब इस बुक को. सो इट्स अ वेरी वेरी फेमस बुक एंड राइटली सो, बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि वो म्यूज़िक का बड़ा अलग तरीके से एंगल दे रहे हैं. वो एक म्यूजिशियन की तरह नहीं बता रहे हैं कि म्यूजिशियन क्या करेगा, कि हाँ भी म्यूज़िक को कंपोज कैसे करें. और देखो मैं कोई म्यूजिशियन हूँ नहीं, आई थिंक मेरे जैसे सारे मोस्टली लोग होते हैं एक्सेप्ट फॉर दोज टैलेंटेड फ्यू जिनको एक्चुअल में म्यूज़िक की जानकारी है, वो म्यूज़िक बना सकते हैं. पर मेरे जैसा तो सिर्फ सुन ही सकता है. मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ, मैं भी म्यूजिक सुनता ही हूँ सिर्फ. बस सुन के हम तो खुश हो जाते हैं कि हाँ ये अच्छा म्यूज़िक है, ये उदास म्यूज़िक है, ये डांस वाला म्यूज़िक है. तो मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ, बट मैं कोई म्यूज़िक कॉनोशियर बोलते हैं जिसका कि मतलब म्यूज़िक की एजुकेशन नहीं है. आई थिंक मोस्टली लोगों को नहीं है, हमारे जैसे होंगे शायद. ऑल द मोर रीजन व्हाई आई एम एक्साइटेड नाउ कि तो फिर मेरे को तूने एक बात बोली कि व्हाट इज म्यूजिक, तो व्हाट इज म्यूजिक, मैं तो इसी से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि म्यूजिक है क्या. सुनते हैं तो समझ में आ जाता है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे. तो इस बुक में बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन दी. एक कोई कंपोजर, अगेन बड़े फेमस कंपोजर हैं जो म्यूजिक बनाते हैं, उन्होंने बोला म्यूजिक इज ऑर्गेनाइज्ड साउंड. म्यूजिक इज ऑर्गेनाइज्ड साउंड. हाँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार सुन के कि कितना. तो इट्स लाइक इफ आई वर टू गो बैक टू जो हम अपने इतनी सीरीज में करते आ रहे हैं, अभी तक हमने क्या देखा था कि कैसे एटम्स जब ऑर्गेनाइज हो गए तो मॉलिक्यूल्स बन गए. कैसे मॉलिक्यूल्स जब ऑर्गेनाइज हो गए, हाँ, तो सेल्स बन गए. सेल्स जब ऑर्गेनाइज हो गए तो ऑर्गन्स बन गए. हाँ, ऑर्गन्स जब ऑर्गेनाइज हो गए तो ऑर्गेनिज्म बन गया. हाँ, प्राणी जब ऑर्गेनाइज हो गए तो गुट बन गए, ग्रुप्स बन गए. और उनमें कैपेबिलिटी आ गई लैंग्वेज की, या फिर हम ये लैंग्वेज मतलब हम ये साउंड्स निकाल सकते हैं अपने मुंह से जिनके अंदर कुछ मतलब है. अब ये साउंड्स जो हैं इनको हम एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर दें तो एक नया लेवल आ गया लगता है कॉम्प्लेक्सिटी का.
ये मेरे 2 सेंस हैं, बट आई थिंक इट मेक्स, मुझे बहुत पसंद है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस जो हमारी हम ये बात करते हैं पूरी जर्नी में। Sounds as like the fundamental unit of music, and when those units come together in a certain organized way, then music comes. Maybe so music is also like an emergent phenomenon of... Exactly, that's what I was trying to say. It is an emergent phenomenon if you think about it. Like, अब sound क्या है? अब sound को थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, और since this book is all about music and our brain, and it's a good way of knowing कि music हमको करता क्या है, like why does music move us? हाँ, so क्यों हम डोलने लग जाते हैं? मतलब सिर्फ डोलने की बात नहीं, मतलब मेरे अंदर बहुत कुछ होता है। इमोशनल मूवमेंट। हाँ, मतलब मेरे कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। तो देखो, और देखा जाए कि म्यूज़िक हमारे, अगर मैं साउंड्स की बात करूँ, म्यूज़िक के अगर फंडामेंटल अगर एलिमेंट्स अगर हम साउंड्स बोल सकते हैं, साउंड्स की बात करूँ तो क्या चल क्या रहा है हमारे ह्यूमन बींग्स की? एक सुनने की क्षमता है, लाइक हम सुन सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे आवाज़ निकाल रही हूँ, तुम सुन रहे हो उसको बड़ी आराम से। इस सुनने की क्षमता की, जैसे हमने पहले बात की थी, कैसे हमारे विजुअल की एक रेंज होती है, विजिबल लाइट है जो हमें दिखाती है चीज़ें। लाइट तो एक्चुअली और स्पेक्ट्रम है, लाइट क्या एक वेव है एक तरह की, ऐसे साउंड भी एक तरह की वेव है, पर इस वेव के अंदर हम ह्यूमंस की एक रेंज है डिटेक्ट करने की। तो तुम्हारे कानों में या तुम्हारी आंखों में एंटेना लगे हैं जो ये डिटेक्ट कर सकते हैं इन वेव्स को। मतलब समझा मेरे को, कानों में एंटेना लगे माने? एंटेना क्या होता है? वेव्स को रिसीव करता है या फिर सेंड करता है। सैटेलाइट फॉर एग्जांपल क्या है? इसी तरीके से तुम्हारे कानों में ईयर ड्रम्स हैं जो एक तरह से उस वेव्स को रिसीव करते हैं। तो उन ईयर ड्रम्स के अगेंस्ट ऐसे जब तो ये वेव्स कहाँ से आती हैं? ये हवा में, ये हवा के मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं, मैं कुछ आवाज़ निकाल रही हूँ, इससे हवा के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और वो तुम्हारे कान तक पहुँच रहे हैं। मेरी आवाज़ हवा के बिना नहीं चल सकती, इसलिए वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, ये सिर्फ हवा के थ्रू कर रही है। तो तू अभी जब जैसे बोल रही है तो तू ऐसे हवा को हिला रही है वहाँ पे। हाँ। वो हवा यहाँ की हवा को हिलाती है, यहाँ की हवा यहाँ की हवा। Exactly. यहाँ हवा हिलते 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 मेरे कानों तक जो हिली हुई हवा है तो वो क्या बोल रही थी, ईयर ड्रम में पहुँचती है। बहुत पतला सा एक पर्दा है, पर्दा ही है लाइक सीरियसली। तो पर्दे पे जैसे हवा करती है तो पर्दा कैसे हिलता है, ऐसे तुम्हारे कान का पर्दा ऐसे हिल रहा है। अच्छा। और हो क्या रहा है कि मेरे फैसिनेटिंग यार, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, ऐसे सुनाई देता है मैं। हाँ, और देखो और वो फिर वहाँ से कहाँ जा रहा है, उसके पीछे कुछ और मतलब चीज़ें हैं और इंस्ट्रूमेंट लगे एक तरह से। इवेंचुअली वो तुम्हारे ब्रेन में जाता है, मतलब न्यूरॉन्स बेसिकली उसको ले लेते हैं और न्यूरॉन्स उसको प्रोसेस कर रहे हैं जो तुम्हें साउंड के रूप में समझ आ रही है। मतलब ये साउंड बाहर एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, ये तुम्हारे दिमाग में है या मेरे दिमाग में या हम सबके दिमाग में है साउंड। मतलब अभी जो मैं अगर अभी आंखें बंद कर लूँ अपनी, तो तेरी आवाज़ जो भी मुझे सुनाई देगी वो तुम्हारे अंदर है। ऐसे कैसे अंदर है? मेरे को आ रही है तेरी आवाज़। तू कहना चाह रही है कि जो भी मुझे सुनाई देता है, हाँ, वो जो आवाज़ है, जो चीज़ जो सुनाई देती है, हाँ, वो हमारे ब्रेन के अंदर होती है। ब्रेन में है। एंड नॉट जस्ट साउंड, एक्चुअली हमारे विजुअल्स के लिए भी अप्लाई होता है कि हमारे विजुअल्स भी, इट्स वेरी वियर्ड टू से दिस बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल टू अस। हमें लगता है नहीं है तो, बट ये एक्चुअली जो दिख रहा है, ये जो एक इमेज बन रही है तुम्हारी आंखों के आगे, ये कहीं अंदर ही प्रोसेस हो रही है तुम्हारे ब्रेन में। अभी पर्दा कहाँ है मुझे नहीं पता है, बट ये रियलिटी की एक रिप्रेजेंटेशन है। दिमाग चकरा जाता है जब तू मुझे ऐसी चीजें बताती है कि यार हाँ भाई सुनाई तो दे ही रहा है बचपन से, जब से होश संभाले सुनाई दे रहा है, बट अब तू बोल रही है तो मुझे लग रहा है ये आवाज़ ही कितनी अजीब चीज़ है, ये कहाँ है ये? एग्जैक्टली। अभी तूने एग्जैक्टली बोला तो वो एग्जैक्टली है कहाँ? सुनाई तो दे गया मुझे, पर है कहाँ? तूने तो बस अपने लिप्स हिलाए, अंदर है वो। तो इसका मैं एक और उदाहरण देना चाहती हूँ कि इसकी और कैपेबिलिटीज क्या है हमारे ब्रेन की। तो सिर्फ साउंड डिटेक्ट करना ही नहीं है, हम साउंड के अंदर भी बहुत सारे नुआंसेस, मतलब बहुत सारे हल्के डिफरेंसेस डिटेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर अब मैं ये बजाऊं कुछ एक चीज, तो ट्रेन आ रही है और एक ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा है वो बेस गिटार जो बजता है ना। हाँ, तुमने पहली बात तो गिटार डिटेक्ट किया इसको,
और तुमने ये भी ट्रैक किया होगा, 2 अलग तरह की हाँ, ट्यून्स थी। एक तो टोंग और एक टोंग। हाँ, तो तुम अब एक और चीज़ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और बजाती हूँ, तो कहना चाह रही है सब मेरे कान के पर्दे पे एज वेव्स ही पड़ रही है, मेरे दिमाग में ऐसे ये प्रोसेस हो रहा है ये, कि अच्छा। तुम डिटेक्ट कर पा रहे हो कि ये कम है और एक ये ज़्यादा है, और ये गिटार है बिकॉज तुमने गिटार पहले सुना है तो तुम्हें पता है इसके बारे में। अब ये देखो, लग रहा है बहुत सारी गाड़ियां हॉर्न मार रही हैं। इंस्ट्रूमेंट बता सकते हो क्या है? ऐसे वाला है? हाँ, वायलिन या फिर कुछ। ये भी तुमने डिटेक्ट कर लिया, कैसे? है तो साउंड ही। अब एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। कैसे कर लेता है यार मेरा ब्रेन ऐसे डिटेक्ट? मैं तो यही सोच में पड़ गया हूँ। बताओ, ये तो मेरे भगवान कान जाने। में तो सिर्फ वेव्स पड़ रही हैं, एंटीना है मेरा कान, हाँ, और कैसे इस एंटीना ने फ्रीक्वेंसी को ये आवाज़ों में कन्वर्ट कर देता है। ये कहाँ हैं ये आवाज़ें जो पड़ रही हैं मेरे कानों में? अद्भुत चीज़ है, हमारे ब्रेन में चल रहा है सब प्रोसेसिंग। इनफैक्ट सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं, और ये कम है नोट, ये ज़्यादा है नोट, ये चीज़ें डिटेक्ट नहीं कर रहे तुम। मेरी आवाज़ तुम डिटेक्ट कर सकते हो। अब मैं कहीं से भी बोलूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगा, हाँ ये तो मोनिका बोली, या मम्मी फॉर एग्जांपल कहीं से बोले तो उनकी आवाज़ अलग है, एकदम पहचान। क्या है ये जो क्वालिटी है मेरी आवाज़ की, तुम्हारी आवाज़ की, ये क्वालिटी क्या है? तो साइंटिस्ट क्या है यार, मैं तो सोच में पड़ गया हूँ। तो अलग अलग नाम दिए म्यूजिशियंस ने इनको। अभी मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तेरी आवाज़ से सुनने की कोशिश करता हूँ, तो हाँ ये एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी है आवाज़ की। हाँ, पर ये है क्या? और हम ये तो बस मेरी ये है। मान के चल रहे हैं कि आवाज़ तो होती है दुनिया हाँ, में, बट सही ये में, सही में देखो मेरे वोकल कोड्स हैं यहाँ पे, वो ऐसे हवा निकाल रहे हैं, और वो जिस तेज़ी से ऐसे बंद खुल रहे हैं ना, उसी तेज़ी से वेव निकल रही है। या फिर हम इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जैसे सब तुम बोल रहे थे फ्रीक्वेंसी में। तो मैं जिस आवाज़ में बोल रही हूँ उसकी एक फ्रीक्वेंसी है हमारी। तेरी एक बात है ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तेरी एक बात है कि हम इस ब्रह्मांड के आईफोन हैं, वो बात झूठ नहीं है यार, वो बात एक बिल्कुल 100% सच है, सच है। कि हम एक बहुत ही तकनीकी गैजेट हैं इस ब्रह्मांड के, बिल्कुल, लेटेस्ट गैजेट बिल्कुल, हैं, आईफोन से ऊपर चीज़ें हम। ये देखो अभी तक सही में हम ऐसे बना हमारे नहीं पाए। एंटीना लगे यहाँ हाँ, और ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है जो एक्चुअल में आज के डेट में मैं उसको अगर साउंड सुना दूँ तो ये सारी चीज़ें डिटेक्ट कर ले, वो जो तुम इंस्टेंटली कर रहे हो। अभी तक हम क्रिएट नहीं कर पाए। अब थोड़ी प्रोग्रेस आई है, जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वगैरह यूज़ करने लगे, बट किसी को सुनवाना बहुत मुश्किल काम है। और हमारा छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक क्षमता होती है, सोचो। That's so fascinating. It is quite fascinating. So you started right at sounds कि अगर बोलते हैं music is organized sound, तो first let us try to understand what is sound. And sound is magic. अभी मैंने अलग अलग बताया, गिटार बजाया या फिर वायलिन बजाया, इन सब की क्वालिटी अलग अलग है। मतलब गिटार की एक साउंड अलग होती है, बट इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी तेज़ी से वो वेव, हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, कितनी फटफट आ रही है, कितनी, जैसे हाँ, ये हो गई कम फ्रीक्वेंसी की वेव, हाँ, ये हो गई ज़्यादा, और ये हो गई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव, ज़्यादा तेज़ आ रही है। करेक्ट। तो ये बहुत सारी आ रही है। हर साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो गिटार, पियानो, वायलिन, इनकी एक ही फ्रीक्वेंसी हो सकती है साउंड की, बट फिर भी तुम अलग अलग डिटेक्ट करोगे कि नहीं ये तो गिटार है और ये तो वायलिन है और ये तो पियानो कैसे? है। अगर मेरे कान पे तो सिर्फ, तो इसको साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये एक क्वालिटी जो है अलग अलग, इसको टिम्बर बोलते हैं। म्यूजिशियंस या फिर साइंटिस्ट लगा लो तो इनके अलग अलग नाम है, कि ये लो टोन हाई टोन को पिच बोलते हैं, इस क्वालिटी को टिम्बर बोलते हैं, और अगर हम ऐसे बजाएं कुछ इसको रिदम बोलते हैं, कि ये कितनी तेज़ी से बज रहा है। हमारी ह्यूमंस की बाय द वे एक रेंज है ये फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने की, जो मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रही थी, कि ये साउंड वेव्स कितनी तेज़ी से और कितनी धीरे हमारे कान में पड़े कि हमें सुनाई दे, ये हमारी रेंज है। इनफैक्ट ओके गूगल, व्हाट इज़ द ऑडिटरी रेंज फॉर ह्यूमंस? 20 to 20,000 hertz. 20 to Wikipedia, the
The commonly stated range of human hearing is 20 to 20,000 hertz. So 20 to 20,000 हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी में कोई वेव्स हमारे कान में पड़ती है तो हमें सुनता है नहीं, तो हमारा ब्रेन उसको साउंड में कन्वर्ट करता सकता है, हाँ, अदरवाइज वो करता नहीं, कुछ नहीं करता। पर है अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल बैट्स शायद निकालते हैं अल्ट्रासाउंड, दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन अल्ट्रासाउंड। हाँ, वो मूवी में है ना, बैटमैन बिगिंस में मेरा फेवरेट सीन है। ऐसा क्या? एक सीन होता है बैटमैन बिगिंस, तुझे याद है जो जो क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन ट्रिलॉजी है, उसकी जो पहली मूवी है बैटमैन बिगिंस, आई लव दैट मूवी। उसमें मेरा फेवरेट सीन, वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स पता है क्या है? बैटमैन फंस जाता है एक बिल्डिंग के अंदर, चारों तरफ पुलिस उसको घेर लेती है, लास्ट क्लाइमैक्स की तरफ होता है, और फिर अपने जूते से निकाल के एक ट्रांसमीटर डिवाइस ऐसे नीचे फेंकता है, जो ट्रांसमीटर डिवाइस एकदम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे कुछ साउंड कर रहा होता है। तो सारे ऐसे अपने कानों को करते हैं कि क्या हो रही है, आवाज़ आती है, और एकदम से चमगादड़ आ जाते हैं और वो चमगादड़ इतने सारे आ जाते हैं कि सब परेशान हो जाते हैं, हुआ क्या। तो वो सीन में उसने ये टेक्नोलॉजी लगाई, चमगादड़ों को कॉल करता है, वो चमगादड़ों को कॉल करता है ह्यूमन, तो वो चमगादड़ इतने आ जाते हैं कि पुलिस भी परेशान हो जाती है और वो निकल जाता है। मुझे शायद पहली बार समझ आया वो सीन, मुझे वो डिवाइस मुझे पता नहीं था कि अल्ट्रा, पर मुझे भी इतने अच्छे से समझ में नहीं, मुझे इतना पता था कि हाँ इसने कुछ किया, बैटमैन के पास गैजेट्स रहते हैं, कुछ किया, बैट आगे इसके तो दोस्त ही होते हैं, बट मेरे को इसकी साइंस अभी समझ में आई कि बिकॉज it went undetected for most humans, but the bats were able to hear it कहीं से भी, उसके जो बैट केव से आगे चमगादड़। ऐसे कुत्ते ये लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हैं, तो 15 हर्ट्ज के आसपास ये तो सुन लेते हैं, हम नहीं सुन सकते। सोचो कैसे ऐसे और प्राणी हैं तो हमारी रेंज है। इसका मतलब साउंड तो बहुत है, हम मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ यार, कितनी ही अद्भुत चीज़ है। तो एक और अद्भुत चीज़ बताती हूँ मैं, तो ये तो हो गई साउंड। हम देखते हैं कि जो डिवाइसेस मैंने अभी रिंग किए, गिटार, पियानो, जो हो गया, एक हम प्रॉपर्टी देखते हैं ऑब्जेक्ट्स की, कि अगर हम उनको, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स की ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर हम उनको बजाएं, ऐसे टाइट करके उनको बजाएं, या फिर ड्रम्स, एक किसी एनिमल की स्किन को किसी ऐसे लकड़ी के ढांचे पे अगर स्किन को स्ट्रेच करके बजाएं तो उसकी आवाज़ आती है। ये जो आवाज़ है ये जिस फ्रीक्वेंसी पे आती है, तो ये फॉर एग्जांपल मैंने अभी गिटार बजाया था, तो देखा होगा कि ऐसा लगा मल्टीपल साउंड्स निकल रही हैं एक साथ। हाँ, ये बात तो है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, या फिर पियानो बजाते, मैंने जैसे बताया बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ हॉर्न मार रही हैं, ऐसा लगा। हाँ, जैसे ये देखो, तो तुम्हें लगेगा कि शायद एक ही साउंड है, बट ये एक्चुअली कई सारी फ्रीक्वेंसी पे निकल रही है साउंड। एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सो एग्जांपल लो, समझ लो ये फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स, पियानो में भी तो एक्चुअली स्ट्रिंग ही होती है पीछे अटैच्ड, इनकी एक अलग अद्भुत प्रॉपर्टी है। जब ये बजते हैं तो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, कई सारी फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकालते हैं। और वो कैसी होती हैं? एक फंडामेंटल वेव होगी, जैसे समझ लो 100 हर्ट्ज, एक दूसरी वेव होगी जो कि 200 हर्ट्ज, फिर तीसरी होगी 300 हर्ट्ज, एक चौथी होगी 400 हर्ट्ज। तो ये 100 हर्ट्ज जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसकी मल्टीपल्स में ये वेव्स निकालते हैं ये ऑब्जेक्ट्स। और वो जब हमारे कानों में पड़ते हैं तो उसे हमें वो बड़े हार्मोनिक लगते हैं वो, यानी उनको हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं साइंटिस्ट, और वो हमें म्यूजिक लगते हैं। तो अच्छा। इसको, ये जो मल्टीपल्स में जो ये वेव्स निकल रही हैं, इनको हम हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं। ओह, मैं समझा। जैसे कि मेरी बहुत बुरी आदत है, जब भी मुझे कहीं गिटार पड़ा हुआ दिख जाता है ना, तो मैं अपने आप को आतिफ असलम से कम नहीं समझता। तो मैं वो गिटार को लेके बैठ तो जाऊंगा आतिफ असलम की तरफ, बजाने लग जाता हूँ, बट बहुत ही बेसुरी आवाज़ें निकलती हैं उसमें से। वो तो कहना इसलिए चाह रही है, क्यों? क्योंकि जो मैं स्ट्रिंग्स को जो प्ले कर रहा हूँ वो उतने मल्टीपल्स में नहीं निकल रहे हैं, इसलिए किसी के कानों में वो हार्मनी नहीं सुनाई देती है। जबकि कोई एक्चुअल गिटारिस्ट हो गया, आतिफ असलम बजा रहा है, जरूरी नहीं है, स्ट्रिंग की ही प्रॉपर्टी ऐसी है। अगर तुम एक दो स्ट्रिंग से बजाओगे तो थोड़ा म्यूजिकल लगती है, नहीं लगती? एज अपोज टू कोई बर्तन। मैं अभी तो बोल रहा हूँ ना, मैं अपने आप को आतिफ असलम से कम नहीं, मेरे कानों को तो बहुत हार्मनी ही लगती है, बट शायद सबको नहीं लगती है। तो कहना चाह रही है, जब अल्टप्पे से भी मेरी म्यूजिकल नहीं होगा, हाँ, जब मैं गिटार बजाने लग जाता हूँ, जब अल्टप्पे से भी कई चीजें बड़ी सुरीली लगने लग जाती है, वो इसलिए होती हैं क्योंकि जो स्ट्रिंग्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो मल्टीपल्स में है। राइट, कि 100 मान लो 100 नहीं तो 150, तो उसके मल्टीपल मतलब 300, 450, 600, 750, ये मल्टीपल्स में। यही अगर मैं स्ट्रिंग्स को ऐसी फ्रीक्वेंसी बजाता हूँ कि 150, 170, 240 ऐसे अलग अलग। इसका एक एग्जांपल दूं तो कई बार हम नाखून बजाते हैं ना ब्लैक बोर्ड के अगेंस्ट, लेकिन तुम्हारे कैसा फेस हो गया, उसको बोलते हैं डिसोनेंस साउंड। मतलब वो हार्मोनिक साउंड्स नहीं होती, यानी वो जो भी है तो मेरी आत्मा हिल जाती है अंदर से। वो कभी टीचर चौक से लिखती थी और वो चौक घिसट जाए ना,
वो क्या है, वो एक्चुअल में वो मल्टीपल्स में नहीं निकल रही है साउंड। जो ये मैं बात कर रही हूँ ना हार्मोनिक सीरीज, जैसे स्ट्रिंग्स 100, 200, 300, 400 की ऐसे हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे निकल रही हैं वेव्स, जबकि कुछ ऐसी साउंड होती हैं जो हमें हमारे अंदर की कहना चाह रही आत्मा हिला देते हैं। ये कोई हमें साउंड सुरीली लगती है या फिर हार्मोनियस लगती है, हाँ। वो इसलिए लगती है क्योंकि उसके पीछे कोई बहुत तगड़ी मैथमेटिक्स चल रही है, Exactly. जिसे हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं। एग्जैक्टली, एंड लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये क्या है, ऐसा प्रॉपर्टी क्या है। कई लोग बोलते हैं ये तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, और कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक्चुअली इनफैक्ट मैं भी ये बोलूँगी कि बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे ब्रेन की प्रॉपर्टी है कि हमें ऐसी साउंड अगर वैसे मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में आ रही हैं और पड़ रही हैं हमारे कानों पे, तो हमें बड़ी म्यूजिकल लगती हैं। तो ये हमारा ब्रेन इस तरीके से हार्ड वायर्ड है। तो कहने का मतलब कि म्यूज़िक, साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमारी एनाटमी में छपा हुआ है। एनाटमी मतलब हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर फिजिकली है मौजूद, इसको प्रोसेस करने की क्षमता। दैट इज़ क्वाइट कूल। हाँ, कि यार मैं कभी ऐसे म्यूज़िक के बारे में सोचा नहीं मैंने, जबकि मतलब आई लिसन टू क्वाइट अ लॉट ऑफ म्यूज़िक। मतलब मैं दिन में 1-1.5 घंटा रोज़ म्यूज़िक सुनता हूँ। जब भी मैं ऑफिस पैदल चलता हूँ, 40 मिनट की मेरी जर्नी, वापस आने की 40 मिनट की जर्नी, पूरे टाइम मेरे हेडफोन लगे रहते हैं, मैं मस्त गाने सुनते हुए जाता हूँ। पर मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि एक्चुअली क्या हो रहा है। मेरे कानों पर पड़ रही हैं वेव्स, और वो वेव्स की जो गणित है, वो गणित मेरे ब्रेन को अगर पसंद आई तो मुझे मज़ा आता है, म्यूजिकल लगता है। अगर वो गणित नहीं आई समझ में मेरे ब्रेन को, तो हम एकदम वाह। तो एक बात बताइए, जो म्यूजिक आर्टिस्ट होते हैं, जो कंपोजर्स होते हैं, उनको क्या ये मैथमेटिक्स समझनी होती है? नहीं, तो उनके लिए तो एक तरह से लैंग्वेज ही हो जाती है, जैसे हम भाषा बोल रहे हैं इसी तरीके से। मतलब लैंग्वेज कैसे है, मतलब वो इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने की कला को सीख गए हैं। तो उनको पता है कि कौन सी साउंड कहाँ पे प्लेस करनी है। अच्छा। उनका म्यूजिकल पीस बनाने के लिए म्यूजिक बनेगा इन गिटार से, चाहे तुम कैसी वैसे बजा लो। कभी तुम्हें गिटार की स्ट्रिंग बजी हुई, चाहे तुम उसको ऊपर नीचे ही बजाओ, तुम्हें सुरीला नहीं लगेगा, बट ऐसा नहीं होता कि वो तुम्हें चौक का जो मैंने एग्जांपल दिया वैसा नहीं लगेगा। फिर भी नहीं। मतलब जो भी है उस स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी ऐसी है कि हमें हार्मोनियस लगती है, बिकॉज इट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, दैट्स एक्चुअली क्वाइट सो जस्ट तूने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। जैसे हम भाषा बोलते हैं, अब मेरे को पता नहीं मेरी जीभ कैसे घूम के ये सब साउंड्स प्रोड्यूस कर रही है, बट अब एक्सपर्ट बन गए हैं। अब बस बुलवा लो जो बुलवाना है। वैसे ही जो गिटार बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, एग्जैक्टली, उनको शायद वो मैथमेटिक्स नहीं पता होगी, बट उनको इतना समझ में आ गया कैसे करना है, ये प्रोड्यूस कैसे करना है। सो दे हैव कॉम्पिटेंस विदाउट द कॉम्प्रिहेंशन ऑन हाउ इट्स वर्किंग। There are scientists who are studying music as an academic subject. They are called musicologists. So they're different from musicians, because musicians का काम है नया जैसे लैंग्वेज से हम नए बुक्स लिख सकते हैं। आप बुक्स में अपने आइडियाज़ को ला सकते हो। लैंग्वेज इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर थॉट। ऐसे म्यूजिक एक तरह का अपने आप में एक पीस है, जैसे बुक होती है ऐसे एक वो पीस है। आई थिंक यू आर राइट। आई थिंक जो मैंने मेरी एक कॉलीग है जो ड्रम प्ले करती है, सैन फ्रांसिस्को में रहती है। तो मैंने उसकी एक वो देखी थी, एक किताब सी, उसमें ना वो लिखते हैं बकायदा नोट्स। उनके लिखने का तरीका, नोटेशन, स्क्रिप्ट है। हाँ, उनकी स्क्रिप्ट होती है बकायदा, जैसे हमारी देवनागरी लिपि स्क्रिप्ट वैसे उनकी। अच्छा, वो एक स्क्रिप्ट है। तो एक भाषा ही समझ लो म्यूजिक को अपने आप में। बिल्कुल, जो ये भाषा बोलना सीख गया, तो वो म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकता है। पर इसके लिए गणित जरूरी नहीं है। नहीं पर एकेडमिक अगर किसी को समझना है तो म्यूजिकोलॉजिस्ट बन सकता है। जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है, ऐसे म्यूजिकोलॉजिस्ट एकेडमिक रिसर्च। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो अगर कोई इस विषय में इंटरेस्ट रखता है और इसमें डीप जाना चाहता है, तो आप एक करियर बना सकते हैं इस चीज में। आप म्यूजिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं या म्यूजिशियन बन सकते हैं। अगर म्यूजिक पसंद है तो वैसे म्यूजिशियन तो बन ही सकते हैं, पर एक और करियर है म्यूजिकोलॉजिस्ट, इसको परस्यू करने के लिए एकेडमिकली। तो ये तो हो गया कि हम देखते हैं म्यूजिक हमारी एनाटमी में कहीं ना कहीं है इनग्रेन्ड। और क्या चीज़ें निकल के आती है। अब देखो, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जाए, हम बता रहे थे 80,000 से पिछले 40-30,000 के बीच में, जब हमारे ह्यूमन बींग्स निकल कर आए अफ्रीका से, जगह जगह गए। हम देखते हैं कि वो अफ्रीका से निकले तो नॉर्थ साइड गए, इधर गए, उधर ऑलरेडी याद है हमने दूसरे तरह के
ह्यूमन स्पीशीज और सब स्पीशीज बोलो की बात की थी, वो ऑलरेडी उधर मौजूद थे, बट है। होमो सेपियंस फर्स्ट टाइम अफ्रीका से निकले। तो देखते हैं इस टाइम होमो सेपियंस मतलब हमारे पूर्वज, तो ये जिन जिन गुफाओं से निकले, जिन जिन गुफाओं में रहे, तो हम पाते हैं कई एविडेंस वहाँ पे कि शायद उन्होंने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा क्या एविडेंस तो मिला यार? कई हमें बोन्स मिली जिनसे फ्लूट किसी ने बनाने की ट्राई की, जिसके अंदर मतलब हवा, हड्डियों से बांसुरियां बनाई हुई थी। हाँ, और ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, इसका मतलब वो कुछ म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे थे फॉर वट एवर रीजन, वी डोंट नो एग्जैक्टली, वी कैन ओनली रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड आई टेल यू अबाउट लाइक सच थियोरीज कि क्या मानना है कि वो पाए गए एविडेंस। और एक एविडेंस ये है कि आप वैसे जनरली स्पीकिंग कल्चर उठा लो, किसी भी दुनिया का कोई भी कल्चर उठा लो, अभी हमने बात की है जो अलग अलग तरह के ह्यूमन ये ह्यूमन स्पीशीज नहीं, होमो सेपियंस ही कुछ अफ्रीका में ही रह गए, कुछ अफ्रीका से बाहर निकल गए, कुछ नॉर्थ अमेरिका चले गए और फिर साउथ अमेरिका आ गए, तो अलग अलग इवॉल्व हो रहे थे। तब कोई टेलीफोन तो था नहीं कि हाँ जी आप क्या कर रहे हो तो शेयर कर दो पर हम देखते हैं कि अलग अलग रह के भी हर कल्चर में, हर सोसाइटी के अंदर म्यूजिक जरूर था। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि सबको ही म्यूजिक या तो पसंद बहुत आया या कोई बेनिफिट ऐसा दे गया। एग्जैक्टली। तो समरी मतलब मैं ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि हम देखते हैं हमारी एनाटमी में है, हमारी सोसाइटीज़ में रहा है, हमारी हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी कल्चर में रहा है, और हम देखते हैं कि इवोल्यूशनरी एविडेंस भी मिला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, केव्स के अंदर ये वो। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में बहुत हिस्ट्री में है हमारे रहा, बहुत पुराना है म्यूजिक का ये जो मीम है। You're trying to say that music is inseparable from us, like it is so ingrained in our like body, our culture, our history. So अब now it begs the question कि ऐसा क्या हुआ कि हमने म्यूजिक एज अ मीम अडॉप्ट करी। तो इस बुक के अंदर एक्चुअली इसका बहुत अच्छा मेंशन है कि ऐसे उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई कि अगेन फ्रॉम ब्रेन साइंस और फ्रॉम इवोल्यूशनरी थियरीज, कि हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसा एडवांटेज, क्योंकि देखो उस टाइम पे जब खाने की ही कमी हो क्यों हम म्यूजिक बनाएंगे, जो स्टीवन पिंकर आर्ग्यूमेंट दे रहे थे वो राइट आर्ग्यूमेंट। शेर चीतों से जब डर था तो गाना गाने का, बट ये डिनाई भी नहीं कर सकते कि एग्जिस्ट नहीं करता, हमारी एनाटमी में एग्जिस्ट करता है, हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, हमारे कल्चर्स में इट्स यूबिक्विटस, मतलब ये हर कल्चर में, हर सोसाइटी में इनग्रेन्ड है, हर रिचुअल के साथ एसोसिएटेड है। जैसे हमारी शादियों में गाने के बिना तो शादियां होती नहीं हैं, बिल्कुल नहीं मतलब सिर्फ बारात ही नहीं, पर हर रिचुअल के लिए जैसे हमारे औरतें गाना गाती हैं। हमारी पिक्चरों में, हमारी बॉलीवुड पिक्चरों में गाना इज एन इंटीग्रल पार्ट, एंड एग्जैक्टली आई मीन विदाउट सॉन्ग्स देन व्हाट आर बॉलीवुड। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो हमारे एक्चुअल में देखा जाए कितनी मूवीज बनती है अक्रॉस कंट्रीज, आई थिंक बॉलीवुड या फिर इंडियन मूवीज ही ऐसी हैं जहाँ पे म्यूजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवी, बैकबोन ऑफ द मूवी। सो इट बेग्स द क्वेश्चन देन कि इवोल्यूशनरीली हमें क्या एडवांटेज मिला होगा ऐसा कि यार ये does beg the question, I'm curious क्या मिला। तो अब इसके बारे में कुछ थियोरीज बताई गई हैं। तो पहली थियोरी जो डैनियल जे लेवाइटन है, ही सेज फर्स्ट थियोरी कम्स और फर्स्ट क्लू कम्स फ्रॉम डार्विन, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन, हाँ, उन्होंने बोला कि इवोल्यूशन, उन्होंने एक्चुअली बुक में लिखा, चार्ल्स डार्विन ने फर्स्ट कहीं ना कहीं अपने एक बुक में मेंशन किया था, आई डोंट रिमेंबर इफ इट वाज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और वन ऑफ हिज अदर बुक्स दैट केम लेटर, बट इन दैट बुक ही हैज मेंशन कि म्यूजिक वाज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। व्हाई? सो हमने पहले बात किया था नेचुरल सिलेक्शन का, जैसे तुम पहले मेंशन कर रहे थे कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है, कि नेचर सिलेक्ट्स एनी अडेप्टेशन दैट यू हैव, इफ इट इज good in the natural surrounding and it gives you an advantage, that will get selected and you will get an advantage of survival. हाँ, जैसे कि दो पैरों पे खड़े होना चालू कर दिया तो उससे हमें एडवांटेज मिला। क्यों? क्योंकि हम खड़े होके देखने लग गए कि लंबी घास के आसपास क्या है, हमारे हाथ फ्री हो गए, बहुत एडवांटेजेस मिले। तो नेचर सिलेक्टेड दोज बीइंग्स हु started to walk upright as opposed to those who were still crawling on their fours. Exactly, we got an advantage. ठीक है। Similarly, he says कि अब देखो हमारे ये natural selection तो एक तरह का selection हो गया। Ultimately हम देख रहे हैं लाइफ के पर्पस क्या है लाइफ का, ये जो सिलेक्शन, जो अडेप्टेशन वगैरह जितने भी हम कर पा रहे थे, ये एक्चुअली उस लाइफ के पर्पस को ही तो आगे बढ़ाना था। और लाइफ का पर्पस क्या था? दो चीजें, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन, हमने बात की थी। साइंटिफिकली स्पीकिंग लाइफ के दो पर्पस हैं, पर्पस रेप्लिकेशन, अपनी कॉपीज बनाते जाओ,
और मेटाबॉलिज्म, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रहो, कैसे एनर्जी लेके एनर्जी को कन्वर्ट करो। करेक्ट। सो रिप्रोडक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या तो सेल अपने आप में ही डिवाइड कर जाए, रेप्लिकेट कर जाए, या फिर अगर स्पीशीज़ ऐसी हैं दैट दे रिक्वायर अ मेट टू रिप्रोड्यूस, तो एक मेट का आना भी बहुत ज़रूरी है। मेट मतलब जीवन साथी, जीवन साथी, हाँ, मतलब एक फीमेल होगा एक स्पीशीज़ में, एक मेल होगा स्पीशीज़ में, और फिर उनके बच्चे होंगे। एंड एक और चीज़ भी ज़रूरी है कि उनके बच्चे इतने लायक हो जाएं कि वो आगे प्रोड्यूस करें, मतलब इतनी उम्र के हो जाएं, विच इज़ वाई इन ह्यूमंस इट वाज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द किड्स अंटिल वेरी लाचार पैदा होते थे, उनकी सर्वाइवल के लिए माँ बाप को उनकी प्रोटेक्शन करनी ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? फर्स्ट, यू हैव टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट मेट, एंड सेकेंड, you have once you reproduce you have to also ensure कि जो बच्चा है that also becomes that also इतनी एज हो जाए उसकी कि वो भी रिप्रोड्यूस कर पाए, तभी आगे बढ़ पाएगा पूरा। अच्छा, मैं समझा। तो तू बोल रही है एवोल्यूशन के लिए, हमारे स्पेशली ह्यूमंस के लिए और भी और प्राणियों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई खुद तो आप ढूंढ लो किसी जीवन साथी को जो आपके साथ बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो। पर एक और काम है, अभी खत्म नहीं हुआ है काम, आपकी ये भी ड्यूटी है कि जब तक वो आपका बच्चा इस लायक ना बन जाए कि वो खुद के भी बच्चे पैदा कर सके, तब तक लगे रहो उस पे। तभी माँ बाप जनरली लगे रहते हैं बच्चों पे कि बेटे शादी कर ले, बेटी शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, नाती पोतों का शक्ल देखने के लिए हमारी तो आंखें तरस गई। उनके बाद उनका काम हो जाता है कि अब हो गया काम। तो चार्ल्स डार्विन बोलते हैं कि फॉर दिस फर्स्ट थिंग टू हैपन व्हिच इज फाइंडिंग अ मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस दिस हैपेंस रिप्रोडक्शन विल नॉट टेक प्लेस। सो उन्होंने बोला कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कि ये कैसे पॉसिबल होगा, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रेलिवेंट इन आवर इवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, विच इज सेक्शुअल सिलेक्शन। वो बोलते हैं कि सेक्शुअल सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है, कि आपका सिलेक्शन कैसे हो रहा है आपके वातावरण में, वाई टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट मेट। That is very important. Oh, that's actually we haven't spoken about sexual selection. हमने सिर्फ evolution के दौरान natural selection की बात की कि जो प्रकृति है वो कैसे चुनती है। ये sexual selection अलग हो गया। Sexual selection में ये पाया गया है कि एक और evolutionary force होता है, which is especially true for humans. Exactly. जिसकी हमारे में जहाँ पे दो sexes हैं, in humans it has been found that the female selects the mate, the partner. Correct. That's right. Right. तो And why that is because female bears a larger cost because they are the ones who are reproducing और बच्चे का टेक केयर करना, कि आदमी का तो कुछ नहीं था, वो तो बच्चे पैदा करके फिर किसी और पे चला जा, किसी औरत के साथ, फिर किसी औरत के साथ। बट औरत को बहुत बड़ी प्राइस देनी पड़ रही थी कि भाई मेरे को तो 9 महीने नहीं, सिर्फ अगले 3-4 साल मेरे को। तो ऐसे कई और स्पीशीज भी हैं जिसके अंदर मेल एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है और फीमेल So the male selects. ऐसे भी हैं। So it depends कि आपकी नेचर में, मतलब आपके इवोल्यूशन प्रोसेस में क्या सेटिंग आ गई। So that is very important. अगर अब इसके एग्जांपल्स निकल के आते हैं, जैसे बर्ड्स हो गई कई सारी, जैसे हम देखते हैं कि सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए कई स्पीशीज ने कई तरह की तरकीबें निकाली। मोर पंख इसलिए है शायद, हमारा जो नेशनल बर्ड है पीकॉक, मोर, एग्जैक्टली वो एक तरह की तरकीब है वो। हाँ, कि क्यों उसके इतने सुंदर होते हैं पंख, और वो कौन है? मेल। सोचो, तो वो फीमेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि देख मेरे पंख देख, और फीमेल बोलती कि हाँ भाई तेरे पास क्या खास है, ऐसे बहुत खड़े हैं लाइन में। तो जो इम्प्रेस कर पाया फीमेल को, उसको फीमेल बोलेगी ठीक है आ जाओ, बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि सॉन्ग बर्ड्स होती हैं कई, वो अपने सॉन्ग्स के थ्रू अपने मेट को अट्रैक्ट करती हैं और दूसरी बर्ड को, मतलब, और कई सॉन्ग बर्ड इतनी मेहनत करती है अपनी कला में कि एक्चुअल में देखा है हमने कि कुछ सॉन्ग बर्ड्स के पास ज़्यादा तरह के म्यूजिकल एबिलिटी होती है और कुछ सॉन्ग बर्ड्स के पास कम, यानी कुछ सॉन्ग बर्ड ज़्यादा टैलेंटेड हैं। अच्छा, जो गायक चिड़िया है वो उसके बच्चे हो जाएंगे। हाँ, मैं समझा तू कहना चाह रही है कि हमारे जो स्टीवन पिंकर बोल रहे थे कि कोई एवोल्यूशनरी एडवांटेज नहीं था, डार्विन का कहना था कि हो सकता है म्यूजिक प्लेड अ सेक्सुअल सिलेक्शन एडवांटेज। कि वो मनुष्य जो वो आदमी थे जो गाना गा पाते थे सुरीले तरीके से, हो सकता है कि औरतों ने उन्हें ज्यादा चुना एज अपोज टू कि यार ये मवाली आदमी है, सिर्फ झगड़े करता, कुछ काम का नहीं है। एक साइंटिस्ट उन्होंने इस पे इलैबोरेट किया कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। तो वो बोलते हैं कि देखो सॉन्ग ये जो म्यूजिक एबिलिटी, जो म्यूजिकल एबिलिटी है हमारे में कि गाने बनाने की या फिर गाना गाने की, और गाने के साथ डांस भी आता है, मतलब अपनी मूवमेंट करने की। तो उससे 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक आदमी के अंदर 2 चीज़ें पता लगेंगी। फॉर एग्जांपल उन 2 चीज़ें ये बताई
फर्स्ट इज हेल्थ, मेंटल हेल्थ, देयर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. मेंटल हेल्थ मतलब अब हम देखते हैं ब्रेन साइंस में पता चल रहा है कि म्यूज़िक को बनाने के लिए या म्यूज़िक को गाने के लिए हमारे ब्रेन्स के बहुत सारे पार्ट्स यूज़ होते हैं. मतलब आपका एक मोटर कॉर्टेक्स होता है जो आपके हाथों को चलाने में, सीक्वेंस में रखने में, थ्रोट को चलाने में बड़ा इंपॉर्टेंट है. हमारे लैंग्वेजिंग के जो प्रोसेसिंग एरियाज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. हमारा लॉजिक वाला जो एरिया है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कि आगे बोलना क्या है, आगे बनाना क्या है. मतलब और एक हमारा एरिया जो टाइम रिकॉर्ड रखता है, कि टाइम का चेक रखता है. जैसे मैं यार मजाक में बोल रहा था हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है, बट ये लिटरली ऐसा ही है. अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं. तो समझ लो ये एक तरह से हार्डवेयर है जिसके अंदर ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर कोडेड है जिसकी वजह से हमें कुछ एबिलिटीज आती हैं. बोलने की एबिलिटी, सुनने की एबिलिटी, म्यूज़िक बनाने की एबिलिटी. अब पता चलता है कि म्यूज़िक बनाने की एबिलिटी के लिए हमारे हार्डवेयर के अंदर कई सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, तब म्यूज़िक बन पाता है. तो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत ज़रूरी है इसको करने के लिए. ये समझ आया. तो विच इज बीन प्रूवन. बढ़िया तरकीब निकाली हमारे औरतों ने. हाँ. कि जी जो गाना गा रहा है तो चतुराई लगाई बहुत. तो उन्होंने सोचा कि ये हंटिंग भी बढ़िया करेगा, क्यों इसमें दिमाग तेज होगा, क्यों, क्योंकि इसके ब्रेन में ये सारे प्रोसेस बढ़िया चल रहे हैं तभी इतना बढ़िया गाना गा रहा है. हाँ. तो ये एक तरीके, ये तो बहुत इंटेलिजेंट, दैट्स वेरी इंप्रेसिव. एंड ये सच है यार, कॉलेज में सच है. शक्ल चाहे कैसी भी हो, अगर बंदे को गिटार बजाना आता था ना, एग्जैक्टली, तो ही लेड अ वेरी हैप्पी. एंड स्पेशली सोचो उस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जब आपके पास हंटिंग गैदरिंग के लिए ज़्यादा आपको टाइम व्यतीत करना पड़ रहा है, तो कौन म्यूजिक बनाएगा? वही जिसके पास टाइम ज़्यादा होगा, यानी उसने अपना ऑलरेडी जुगाड़ कर लिया हंटिंग का. राइट, हम जैसे बोलते हैं ना खाते पीते घर से आता होगा, वैसे ही बोलते होंगे उस टाइम पे औरतें. ये तो गाते पीते घर से आता है. मैं समझा तेरी बात है. तो दैट्स सो फैसिनेटिंग यार कि आपको इसका जो बंदा जिसके पास एबिलिटी नहीं, एक्स्ट्रा एबिलिटी नहीं है म्यूजिक बनाने की, तो क्लियर है कि भाई वो लगे हुए हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनको खाना पीना जुगाड़ना है पहली बात. बट जो आदमी उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी दिखा रहा है, इन दिस केस म्यूजिक एबिलिटी दिखा रहा है, दैट मीन्स इसके पास ही इज़ वेरी रिच. लाइक इन इवोल्यूशनरी टर्म्स, जैसे आज के डेट में हमारे मतलब इसके पास इतना टाइम है. हाँ. तो खाने का तो पहले इंश्योर, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान वो तो एसेंशियल है मैस्लोज हायरार्की के थ्रू. वो टेकन केयर है इस बंदे का. सो दैट आल्सो शोज दैट. सो एंड इनफैक्ट अभी हमारी प्रजाति की लड़कियों महिलाओं ने तो बहुत ही चतुराई दिखाई कि तो म्यूजिक के हिसाब से सेक्सुअल चला. इफ एनी गाय इज लिसनिंग, अगर आप में थोड़ी सी कला है म्यूजिक की तो उसको थोड़ा होन कर लीजिए. शायद आपको आगे बहुत और चीज़ों में भी काम आए. बाय द वे रिसर्च बताती है कि जितने बड़े बड़े म्यूजिक बैंड्स हैं ना, वो उन लोगों ने बनाए हैं जो एक्चुअल में अपने टीनेज में थे या यंग अडल्ट थे. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये रिक्वायरमेंट भी होती है, लाइक अट्रैक्टिंग अ न्यू मेट. So they actually become musicians, like they actually form these big bands. You're saying that one big motivation for getting into music for a lot of youngsters is exactly so that they can attract mates. Exactly, as opposed to कि कोई बूढ़ा आदमी है, क्योंकि देखो जिसके पास ज़्यादा टाइम होगा उसके पास कला की अच्छी समझ भी आ जाएगी, बट ये फैक्टर नहीं है. यही बात अगर तूने मुझे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज जाने से पहले बता दी होती तो 4 साल मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती. हाँ, आई थिंक कई लोग करते हैं ये ट्राई, बट इसका इनको पता नहीं है पीछे क्या चल रहा है, ये क्या फंक्शन चल रहा है, करना क्या चाह रहे हैं. तो एनीवेज, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न. सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए बोलते हैं म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सेकंड थ्योरी फिर आई कि बोलते हैं कि ये हमारी सोशल बॉन्डिंग और सोशल कोहिजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम देखते हैं कि अगेन हमारे ब्रेन साइंसेस ने फिगर आउट किया कि कई सारे ऐसे डिसीजेज हैं हमारे ब्रेन में हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स क्या हैं, हमने ब्रेन की बात की थी कि न्यूरॉन्स के ऐसे नेटवर्क हैं. न्यूरॉन्स जैसे वायर जुड़े हैं, जैसे हाँ. एक कोई भी कंप्यूटर या फोन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, वैसे न्यूरॉन्स होते हैं. हाँ, तो जुड़े हुए हैं, करोड़ों लाखों अरबों करोड़ों. तो कई बार क्या होता है, कुछ फॉर वट एवर रीजन ऐसे आपके वायरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, वो लिटरली वायर्स ही हैं समझ लो, उनमें इलेक्ट्रिकल करंट्स जा रहे हैं. उन इलेक्ट्रिकल करंट्स वो जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो कई लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि उनका व्यवहार चेंज हो जाता है. तो कई लोगों में एक बताते हैं विलियम्स सिंड्रोम बोलते हैं उसको. उनको सिंड्रोम, उनके ब्रेन में कुछ वायरिंग
चेंज हो जाती है, उनकी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ काफ़ी डाउन हो जाती है. मतलब अब मुझे नहीं पता कॉग्निटिव एबिलिटी से क्या बोलना चाह रहे हैं, शायद लॉजिक बिल्डिंग फॉर एग्जांपल ये समझ लो, ये तरह की एबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती हैं. बट उनमें एक चीज़ देखते हैं हम कि इन स्पेशल जिनको ये डिसऑर्डर होता है ब्रेन का, उनमें सोशल एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं. यानी मतलब वो बहुत सोशलाइज कर सकते हैं. आप उनको लोगों के साथ छोड़ दो तो मतलब वो पार्टी में हर बंदे से सोशल करेंगे. और उनमें हम देखते हैं कि म्यूज़िक एबिलिटी भी बहुत एनहांस हो जाती है. एक और हम सेट देखते हैं ऐसी लोगों का जिनको कि एक दूसरी तरह का ऐसा सिंड्रोम आता है, उसको बोलते हैं ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. वो तो मुझे पता है. दैट स्पेक्ट्रम शोज लाइक इफ यू लाइक हाउ सोशल यू आर ऑन स्पेक्ट्रम, राइट? जो ऑटिज्म से बच्चे ज़्यादातर पीड़ित होते हैं और यहाँ अमेरिका में पाया जाता है ज़्यादा ही है, वो सोशल कम होते हैं. उन्हें दूसरों को आंखों में देखने में दिक्कत होती है, एक दूसरे की आंखों में बातचीत करने में दिक्कत होती है. तो हम देखते हैं उनकी सिर्फ सोशल एबिलिटी ही कम नहीं, उनकी म्यूजिक एबिलिटी भी बिल्कुल कम हो जाती है. ओह, मैं समझा. तो अब इन दो ग्रुप्स को देखें अगर हम साइड बाय साइड, तो देयर सीम्स टू बी अ कोरिलेशन बिटवीन हाउ सोशल यू आर एंड हाउ म्यूजिकली ओरिएंटेड यू आर. एग्जैक्टली. तो ये प्रूवन है, मतलब इसके काफ़ी हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिए हैं साइंटिस्ट ने. तो ये निकाला उन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट किए ये जानने के लिए कि क्या कोई कोरिलेशन है. पता लगा कि हाँ है. तो इसका मतलब हम एक्चुअल में वायर्ड हैं इस तरीके से. तो कहीं ना कहीं हमारी इवोल्यूशन में शायद सोशल बिहेवियर वाज वेरी वेल रिलेटेड टू आवर म्यूजिकल एबिलिटी. तो इसीलिए ये जो थियोरी है, ये हाइपोथेसिस है कि हम सोशल कोहेजन, सोशल बॉन्डिंग में म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ है. ये बात तो तेरी सही है. जैसे हम MBA IM में जब कई बार कोई गाना चालू कर देता था बॉनफायर के पास, कैसे नहीं अपने रूम से सब चींटियों की तरह बिलक के उसके पास आके बैठ जाते थे बॉनफायर के चारों तरफ. तो कुछ तो एक होती है क्वालिटी की. कोई भी ऐसे हो सकता है कि पहली बात तो हमें क्योंकि वो म्यूजिकल लग रहा है, मतलब हमारे कानों को अच्छा लग रहा है, और कोई बजा रहा है तो हम उससे वैसे ही अट्रैक्ट हो गए कि यार क्या एबिलिटी है. मैं कंबाइन कर रही हूँ, जब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारे शायद कॉम्बिनेशन से सारे जुड़ते होंगे कि हाँ यार ये तो मतलब ये आदमी इसके साथ रहो. तो हो सकता है बॉन्डिंग हुई हो, कोहेजन बढ़ा हो ग्रुप में. हो सकता है हमने म्यूज़िक के थ्रू पाया होगा कि हाँ यार इस आदमी एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है, तो इसको फॉलो करते हैं. अब हम देखते हैं कि कई अलग तरीके से म्यूज़िक का यूज़ हो रहा है आज की सोसाइटीज़ में. तो अफ्रीका में कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो एक गांव से दूसरे गांव में कम्युनिकेशन ही म्यूज़िक के थ्रू करते हैं. उनको इनफैक्ट बोलते हैं कि दे एक्चुअली कम्युनिकेट और सेंड इंफॉर्मेशन थ्रू ड्रम्स बजा के. ड्रम्स के साथ बातें करते हैं. हाँ, तो ड्रम्स की एक टोन है, जैसे ऐसे बजाऊंगी तो भूख लग रही है. आई डोंट नो इसके लिए दूसरे गांव में बताते हैं कि नहीं, बट कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा ही. दूर से आंख दिख रही है. हाँ एग्जैक्टली. कोई जानवर मार दिया, कुछ भी, मतलब इमरजेंसी आ गई. अब वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम्स तो इतने होंगे नहीं, और आई एम श्योर इवोल्यूशनरली भी हमारे पास जस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होंगे. सो म्यूजिक मस्ट हैव बिकम. तो ये तो हो सकता है भाषा से पहले आ गया हो कई गुटों के पास म्यूजिक. भाषा इस्तेमाल करने से पहले म्यूजिक करने लग गया. तो अब मैं एक और इसकी थ्योरी बताती हूँ कि साइंटिस्ट एक्चुअली ये भी बोलते हैं कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारी एक्चुअल में, अगेन ये कम्स फ्रॉम ऑल द ब्रेन साइंस, यू नो, ब्रेन रिसर्च, न्यूरो साइंस रिसर्च दैट इज़ हैपनिंग अराउंड, कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं उससे काफ़ी एनहांस हुई. क्योंकि मैंने बताया कि कैसे ब्रेन को बनाने के लिए कितने सारे ब्रेन के म्यूज़िक को बनाने के लिए कितने सारे ब्रेन के पार्ट्स को स्विच ऑन होना पड़ रहा है. मतलब इतने सारे प्रोग्राम्स को साथ साथ चलना पड़ रहा है. म्यूज़िक को पहली बात तो प्रोसेस करने के लिए भी और बनाने के लिए भी, मतलब दोनों कामों के लिए ज़रूरी है. सो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे, और ये भी देखते हैं लोग कि हमारे लैंग्वेज के जो सर्किट्स होते हैं और हमारे जो म्यूज़िक के जो सर्किट्स हैं एक तरह से हमारे ब्रेन में, वो थोड़े ओवरलैप करते हैं. एक से नहीं तो समझाना क्या चाह रही है कि हमारे ब्रेन में अलग अलग सर्किट्स होते हैं अलग अलग कार्यों के लिए. जैसे लैंग्वेज के लिए अलग सर्किट होता है. तो ब्रेन हमारा हार्डवेयर समझ लो. हार्डवेयर में वायर्स हैं खूब सारी. बट अगर तुम्हें एक तरह का प्रोग्राम चलाना है, जैसे समझ लो स्पीच का प्रोग्राम चलाना है, तो कुछ तरह की वायर्स चलेंगी. बट ऐसे लोकेटेड नहीं है. मतलब हमने देखा है कि कुछ एरिया हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और कुछ एरिया हैं जैसे ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है जो सुनने के लिए हमारी क्षमता है, जो हमारा सुनने का प्रोग्राम है. अभी चल ही रहा होगा. आई एम श्योर तू बोल रही है, मैं समझ पा रहा हूँ. मतलब सही में कौन सा सर्किट चलता है कौन सा नहीं. तो म्यूजिक के लिए हम बहुत सारे सर्किट चलाने पड़ते हैं एक साथ. हाँ, तो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ी होगी. और हम यार छोटे बच्चों में भी देखते हैं ये चीज़ कि छोटा बच्चा पैदा हुआ हो,
वो उसके आगे भी म्यूजिक चला दो तो वैसे से करना शुरू कर देते हैं। मतलब उसको पता है कि कैसे डांस करना है, उसको रिदम्स की समझ है, उसको म्यूजिक की समझ है। तो हमारे नेचर में है ये। वो हम बोलते हैं उसको, मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं, उस पर तो नहीं डांस करते हो। तो उनको पता है कि व्हाट इज अ डिफरेंस, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड साउंड एंड दिस इज जस्ट साउंड। दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि हमारी बातों पे क्यों नहीं डांस करते, हमारी बातें उनको सुरीली तो नहीं लगती। किसी बच्चे को अब कितने फनी वीडियोस आते हैं एक्चुअली यूट्यूब पे देखने वाले हैं जिसके अंदर बच्चों के इतने फनी रिएक्शंस होते हैं। तो एक ये भी है, तो हम देखते हैं कि हाँ 100% हमारी ये इनहेरेंट है जो भी है ये एबिलिटी, ये कॉग्निटिव एबिलिटी बोल लो और हमारी सोशलाइजिंग। मैं समझ रहा हूँ, तो धीरे धीरे बता रही है कि जो स्टीवन पिंकर जो बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे वो बोलते थे ऐसा जरूरी नहीं है म्यूजिक से कुछ। तो तू कहना चाह रही ये क्या नाम बताया, डैनियल जे लेवाइटन, उन्होंने बोला कि 1 सेकंड उन्होंने अपने रिसर्च की, पूरी जिंदगी लगा दी कि जी म्यूजिक तो हमारे रग रग में बसा है और ये लो एक थियरी, ये लो दूसरा ये। अब मैं एक और बताती हूँ, वो बोलते हैं कि इट ऑल्सो एनहांसेस आवर मेमोरेबिलिटी। मेमोरेबिलिटी मतलब हमारी याद रखने की क्षमता। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि म्यूजिक जो है ना ये टोन्स ऊपर नीचे होती हैं, कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, तो हमें ना एक्साइटिंग लगती है ये। तो हमें कोई बोरिंग चीज़ में भी, क्योंकि इन चेंजेस की वजह से हम कुछ हमें एक्साइटमेंट मिलती रहती है कंटिन्यूसली। और वैसे भी देखा जाए, मतलब आपको कोई गाना याद भी नहीं होगा, बट जैसे वो गाना चल जाएगा आप साथ में गाने लग जाते हैं हम। वैसे तो मैं बोलूँ किसी को गाना गा तो मुश्किल है। ये बात तो तूने बहुत सही बताई। नहीं मतलब ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा एक दोस्त था इंजीनियरिंग कॉलेज में। हाँ। वो पता है कैसे रटता था चीज़ों को, वो गाने बना लेता था यार। Exactly. मेरे को अच्छी हमारे एक सब्जेक्ट था, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, जिसमें हमें ना एक माइक्रोचिप के सारे पार्ट्स को याद करना था। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार ये याद क्यों रटवाते हैं, मतलब ये कैसी तरह की चीज़ हुई। वो बंदा ना हार नहीं मानता था, उसने वो भी याद कर लिया। मतलब कुछ 40-50 कॉम्पोनेंट्स थे, उसने एक ऐसा गाना बनाया था, उसने पूरे बैच को पढ़ा दिया था। तो ये बात तेरी समझ में है, हम म्यूजिक से याद कर लेते हैं चीज़ें। हाँ, और देखो ये एक्चुअल में एविडेंट है, और मुझे लगता है आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस, अगेन नॉट श्योर लाइक हु नोज, बट दिस परहैप्स इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे जितने भी ये पुराने वेद हैं, या फिर हमारे हिंदू में वेद लगा लो, क्रिश्चियनिटी में ओल्ड टेस्टामेंट लगा लो, ये सब एक्चुअली बड़े पोएटिक हैं। इनको किसी ने मेहनत की है ऐसे सेंटेंसेस में लाने की कि ये राइम करते हैं, इनको म्यूजिक एबिलिटी देने की कोशिश की गई है ताकि लोग इनको गानों की तरह याद करके पास ऑन कर सकें। आई थिंक यू आर राइट। हमारे जो पुराने श्लोक नहीं, जैसे हमारे जो पुराने वेदों में लिखा गया ना, उनमें मीटरिंग होती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली टेक्निकली क्या होता है, बट उनको बोलने का एक तरीका होता है ना। तुझे पता है वो, मतलब वो क्या है जनरल इन एब्स्ट्रैक्ट, आई एम फॉरगेटिंग नाउ। दैट इज अनदर फैक्टर। साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो मीटरिंग होती है ना सॉन्ग्स में, ये हमें एक्साइट करती है, हमें अटेंटिव करती है उसकी तरफ। और यू आर राइट, हमारे कई, मेरे को पता नहीं सब में है कि, हम श्योर सब में ही है, बट मुझे भगवत गीता में पता है कि कई जगह पे ना पेस या फिर मीटर चेंज होता है कई श्लोक्स का, जहाँ पे अर्जुन जब बोलता है तो एक तरह का मीटर है, जब कृष्ण कुछ बोलने लगते हैं एंड स्पेशली जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगते हैं तो हमारे श्लोकों का मीटर ही चेंज हो जाता है। So actually again these are my 2 cents, but I was making this connection. मुझे बहुत पसंद है तेरी 2 cents। I was making this connection कि साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं। बहुत पुराने जमाने में थोड़ा ना कुछ मोबाइल होते थे कि हाँ भाई अर्जुन ये ले यार, मैं तेरे को व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। पहले तो याद कराना पड़ता होगा, ओरल ट्रेडिशन पहले होगी, फिर तो हमने लिखना चालू किया होगा। सही में। तो सिर्फ अगर सूखा लैंग्वेज के थ्रू रटवा देंगे तो फिर तो सब परेशानी हो जाते हैं। हाँ। तो गा के किया होगा, और उसमें भी मीटर चेंज किए कि बताने के लिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है और कौन सा फिर भी तुम चलो निकाल सकते हो जल्दी बोल के। जैसे मुझे लगता है शायद दूसरी तरीके से भी लागू होता है कि हमारी म्यूजिक की वजह से हम चीज़ों को भी याद कर सकते हैं। तो कई बार जैसे आई एम श्योर कई लोगों के साथ होता होगा कि आप कोई ट्रिप पे गए और कोई वहाँ पे गाना सुन रहे थे उस ट्रिप पे, तो वो गाना और वो ट्रिप एसोसिएट हो जाता है फॉर सम रीजन। अरे यार ये तो मेरे साथ बहुत होता है। मैं जब भी कोई म्यूज़िक ने ना मेरे जीवन में हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे ऐसा लगता है। और म्यूज़िक की ना मेरे को किस तरह का म्यूज़िक पसंद होता है वो मेरी लाइफ के फेज पे डिपेंड करता है। जैसे मैं जब स्कूल में था अलग तरीके का म्यूज़िक सुनता था, कॉलेज गया अलग तरीके का सुनता, आज मेरा अलग फेज चल रहा है। पर मैंने एक चीज़ देखी है, जब भी कोई पुराना पसंदीदा
गाना मुझे सुनने में आता है ना, तो मैं एकदम से वहां पहुंच जाता हूँ। हाँ, जैसे ट्रांसपोर्ट हो जाते हो एकदम से ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ मैं। सही में। तो ये म्यूजिक में ऐसी क्या क्षमता होती है कि हमें एकदम से हमारी पुरानी यादों के अंदर घुस डाल देता है वो, जैसे कि अभी चल रहा हूँ मैं, अभी बिल्कुल उधर ही पहुंच गया हूँ। म्यूजिक और स्मेल दोनों ही। तो हमारे अगेन साइंटिस्ट ने ये कोरिलेशन निकाला है। देखो हम वाई नहीं जान रहे हैं, फिर भी देखा जाए कोरिलेशन ओनली टेल्स यू कि हाँ ये दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, एंड वी कैन समहाउ फिगर कि हाँ अगर ये चलता है, ये ब्रेन का ये वाला पार्ट, तो हम देखते हैं कि तुम्हारे व्यवहार में से चेंज आता है। तो हम ये कोरिलेशन देख सकते हैं कि आपका ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स कैसे फायर कर रहे हैं और आपका व्यवहार कैसे है। ये एक्चुअल में कैसे कोड हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये आई एम श्योर लाइक इसका एडवांटेज रहा होगा। जैसे हमने बताया पहले कि आइडियाज़ शेयर करने कितने ज़रूरी थे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरेशन से जनरेशन हम आइडियाज़ अपने आगे बढ़ाते गए। तो इन आइडियाज़ को अगर तुम्हें इकट्ठा याद रखना है, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे? म्यूजिक। और मेरे को तेरी बात बिल्कुल समझ में आई क्यों तूने मीम की जो जर्नी है वो म्यूजिक से शुरू की है। हाँ। कि पहले हमारे पूर्वजों ने जब मीम, उनको थोड़ा पता था मीम क्या है, वो तो ये देख रहे थे कि अरे हम आइडियाज फैला सकते हैं और हमारे बहुत बड़े बड़े गुट बना सकते हैं, कैसे करें? म्यूजिक। और वाओ मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगी ये चीज़ कि वाह। एक लास्ट और चीज़ बड़ी, अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगेन थियोरीज निकल के आ रही हैं कि कैसे म्यूजिक से हमारे इमोशंस रेगुलेट होते हैं डायरेक्टली। और मैंने एक्चुअली कॉग्निटिव साइंस के बारे में काफ़ी और पढ़ती रहती हूँ। इमोशंस रेगुलेट होते हैं मतलब कि एक तरह का म्यूज़िक चलेगा, जैसे लो टोन म्यूज़िक चलेगा, तो एक अलग तरह का इमोशंस तुम में वो जगाता है। ओह हाँ, ये बात तो सही है। जैसे हम पिक्चरों को ले लेते हैं, जैसे कोई सैड म्यूजिक होता है, पता चल जाता है, तो तू कह रही है कि सैड म्यूजिक में क्या ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो सैड होता है? तो साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हमारे में एक क्षमता है ऐसी, क्या कि अगर आप कोई फ्रीक्वेंसी पे म्यूजिक सुन रहे हो, मैंने एग्जांपल दिया था कैसे लो टोन है, हाई टोन है। जब ये किसी भी टोन को तुम सुनते हो, उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, समझ लो 100 हर्ट्ज पे तुम्हारे कानों में पड़ रही है। साइंटिस्ट ने एक्चुअली आदमियों को बैठाया अपने लैब्स में और उनको म्यूजिक सुनाया, तो एक फ्रीक्वेंसी पे सुनाया, समझ लो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे सुनाया, और वो दूर बैठे कहीं पे, उनको नहीं सुन रहा है म्यूजिक साइंटिस्ट को, बट वो आपका ब्रेन देख सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिनको बोलते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर, इनफैक्ट इसको फंक्शनल MRI बोलते हैं, जिसके अंदर आपको कोई इंजेक्शन दे के सुलाने, मतलब आपको स्टिल रहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई इमेज नहीं ले रहा है वो, मतलब पिक्चर्स नहीं ले रहा है, वो लाइव बताएगा कि आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ फायर हो रहे हैं। अच्छा, जैसे मतलब मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ और मुझे एक मशीन के अंदर डाल देंगे और साइंटिस्ट बता सकते हैं जब ये गाना सुन रहा है तो इसके कौन से ब्रेन का हिस्सा चल रहा है। तो उन्होंने पाया, और किस न्यूरॉन्स कितनी गति पे चल रहे हैं वो ये भी पता कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दिख जाता है कि अच्छा ये अब इतनी गति पे फायर हो रहे हैं। तो उन्होंने पाया कि जो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तुम्हारे कान में पड़ रही है, तुम्हारे ब्रेन में जो ऑडिटरी, जो तुम्हारे प्रोसेसिंग समझ लो फंक्शन है, मैंने बताया ब्रेन के अंदर हमारे वायर्स हैं, वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं तुम्हारी सुनने की क्षमता को। जब तुम किसी चीज़ को सुनते हो, जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हो, तुम्हारे न्यूरॉन्स उसी ही फ्रीक्वेंसी पे फायर होते हैं। ऐसे क्या बात कर रही है? एग्जैक्टली उसी। तो साइंटिस्ट, तो समझ लो तुम कोई एक म्यूजिक सुन रहे हो, वो दूर बैठे हैं, वो तुम्हारे ब्रेन को देख के ये पता लगा सकते हैं कि तुम क्या म्यूजिक सुन रहे हो, हैं? क्योंकि उनके पास वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी के न्यूरॉन्स आ जाएंगे कि तुम तो इस बड़ी फ्रीक्वेंसी डरावनी मशीन है यार। अगर मेरे ख्याल भी पकड़ने लग गए साइंटिस्ट तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम फ्रीक्वेंसी जान सकते हैं, म्यूजिक के अंदर क्या शब्द आए या फिर वो चीज, अब तुम्हारे क्या ख्याल आ रहा है वो कोई नहीं जान सकता है। अचंभित बातें हैं कि वो मेरे ब्रेन को एक इमेज कर सकते हैं। मतलब मैं एक मशीन में हूँगा, वो मेरे ब्रेन की तस्वीर देख के ये बता सकते हैं किस तरीके का म्यूजिक सुन रहा है ये आदमी। बिल्कुल, वाओ। तो इससे हमने ये भी पाया कि अगर तुम लो टोन का म्यूजिक सुनते हो, सो आपके न्यूरॉन्स भी उतने ही टोन में फायर होते हैं। समझ लो आप धीरे म्यूजिक सुन रहे हो लो टोन में, जैसे सैड कोई गाना बताओ जैसे जब कोई बात बिगड़ जाए, इट्स वेरी मेलो एंड स्लो, whereas
लंदन ठुमकदा लाइक उसकी टोन ही अलग है। मैं समझा तेरी बात। तो आपके न्यूरॉन्स लाइक लिटरली वैसे ही फायर हो रहे हैं। क्या होंगे वैसे एक टोन सी होती है ना, वो पहले पता चल जाता है अरे कोई बड़ा उदास होके गा रहा है। हाँ तो अभी देखो हम देखते हैं कि इमोशंस हमारे इन फायरिंग से रेगुलेट होते हैं। नहीं बिल्कुल तेरी बात सही है। हम मतलब मैं पिक्चरों का उदाहरण ले रहा था। हाँ किसी भी मूवी में अगर बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दो तो डायरेक्टर के तो ऐसा लगेगा तुम 2 हाथ पीछे बांध दिए हैं, वो कैसे पिक्चर बनाएगा? क्योंकि आज ज्यादा जो इमोशंस होते हैं किसी पिक्चर से वो तो बैकग्राउंड स्कोर से आते हैं। बहुत एग्जांपल बढ़िया दिया। इनफैक्ट हर म्यूजिक का, हर सिर्फ मूवी का ही नहीं, एड्स का, आपके एक्चुअल में किसी भी तरह के म्यूजिकल थिएट्रिकल आर्ट का म्यूजिक बैकग्राउंड जो स्कोर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो उस सीन में, चाहे वो मूवी का सीन है, चाहे वो किसी थिएटर में आप देख रहे हो वो सीन है, उसमें इमोशंस डालता है क्वाइट लिटरली, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स वैसे ही और आपके इमोशंस वैसे ही रेगुलेट हो रहे हैं। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि जो म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं इस तरीके से, सो दे नो कि कौन से सीन पे कैसा म्यूजिक देना है। अगर म्यूजिक थोड़ा गड़बड़ होता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है यार। समझा मैं तेरी बात। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू, तूने ऐड का मेंशन किया, आई वुड लाइक टू कनेक्ट 2 पॉइंट्स तेरे जो बंदे ने थ्योरी बताई। एक तो कि कैसे म्यूजिक से मेमोरेबिलिटी बढ़ती है, दूसरा तूने बोला टोन कैसे होती है। तो तुझे याद है ब्रिटानिया का एक बड़ा कैची सा था, टिंग टिंग टिडिंग। अभी क्या है ये टिंग टिंग टिडिंग? याद है। भारत के हर बच्चे को, हर भारतीय को ये टिंग टिंग टिडिंग याद रहेगा म्यूजिक से। शायद ब्रिटानिया भी याद ना हो, मैं ऐसे ही बोलूँ टिंग टिंग टिडिंग, हाँ यार कुछ तो याद आया। क्या है ये, किसका है बताना जरा। तो इससे हम ये मीम ही तो है ये टिंग टिंग टिडिंग फैल गया, सबके दिमाग में बैठा है कहीं ना कहीं, किसी सर्किट में टिंग टिंग टिडिंग बैठा हुआ है। सही में सॉरी कैमरा बंद हो गया था। हम बात कर रहे थे कि म्यूजिक कैसे हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। कहने का मतलब कि कैसे अलग अलग तरीके के म्यूजिक से हमारे मन में अलग अलग तरीके के इमोशंस आते हैं। कभी उदास, कभी खुश, हमारे ब्रेन में सही में इमोशंस प्रोसेस होते हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाह रही थी कि मैंने और थोड़ी कॉग्निटिव साइंटिस्ट के थ्योरीज जैसे पढ़ी हैं या उनके वर्क को थोड़ा पढ़ा है। तो इमोशंस का काम क्या होता है? बेसिकली इमोशंस का काम होता है हमारा व्यवहार रेगुलेट करना। जैसे हमने पहले बात की थी कैसे फियर से हमारे थोड़े बॉडी के अंदर और तरह के प्रोसेसेस चालू हो जाते हैं। जैसे हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हमारी चौकन्ने हो जाते हैं और हमारे पैर जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। हम बेसिकली वो बोलना चाह रहे हैं कि भागो यहाँ से। तो ये ज़रूरी था, ये प्रोसेस ज़रूरी है। सो कई साइंटिस्ट का मानना है कि इमोशंस का काम शायद हमारा व्यवहार रेगुलेट करना है। और म्यूजिक का काम हमारे इमोशंस को रेगुलेट करना है। तो देखो अगर म्यूजिक हमारे इमोशंस रेगुलेट कर रहे हैं और इमोशन से हमारे व्यवहार रेगुलेट हो रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब म्यूजिक ने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट किया है। अब तुम एग्जाम्पल से उठा लो, कोई मूवीज़ हैं, कितनी मूवीज़ आती हैं, उसमें उस इमोशन को डिपिक्ट करने के लिए सीन में क्या है चल रहा, आगे तो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, बट क्या हम उस सीन को सीरियसली लें या फिर मजाक में लें, उसका म्यूजिक बता देता है कि उस इमोशन क्या होना चाहिए उस सीन पे। ये बात तो सही है ना। कितने दिमाग में उदाहरण आ रहे हैं। जैसे हम एक स्टीवन स्पीलबर्ग की बहुत फेमस मूवी है जॉज। बताते हैं कि जॉज आने के बाद अमेरिका में इतना डर फैल गया कि लोगों ने बीचेस जाना बंद कर दिया थोड़े टाइम के लिए, जबकि यहाँ के लिए बीचेस जाना बहुत बड़ा पास टाइम है। कोरोना वायरस में लॉकडाउन लगा फिर भी लोग भाग भाग के क्योंकि वो म्यूजिक ऐसा था। मैं कोशिश करूंगा एडिटिंग में डालने की करके। ऐसे ही एक एल्फ्रेड हिचकॉक की हॉलीवुड मूवी है साइको, उसमें एक म्यूजिक है। जैसे वो एक सीन होता है जिसमें वो शावर कर रही होती है और पीछे से करता है, मैं वो भी डालने की कोशिश करूंगा। वैसे ही हमारे बॉलीवुड मूवीज में ले लो, एक वो आता है ना धर्मा प्रोडक्शंस का, हर मूवी के पहले करण जौहर की कुछ होता है वाला, वो बड़ा मेलोड्रामेटिक सा, इमोशनल सा है, उसकी अलग होती है वैल्यू। तूने डर की बात की, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं जब छोटा था ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं इतना डर जाता था जब एक शो आता था जी हॉरर शो बोल के, उसका एक म्यूजिक होता था, इतना डरावना म्यूजिक। मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा कहीं पर उसकी क्लिप में, वो डालने की कोशिश करूंगा। I can't do a good job of it. But you are so right. Music plays such a crucial role in like regulating our emotions. और ये सारे कंपोजर्स को पता है कि किस तरह का लो टोन म्यूजिक डालना है, हाई टोन म्यूजिक डालना है, एकदम टेम्पो हाई डालना है कि मतलब डांस वाला म्यूजिक डालना है।
इसी से मेरे को एक बात आई, मैंने पिछले साल एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, तुझे तो पता ही ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट के बारे में, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो पिछले साल मुझे थोड़ा सा शौक चढ़ा था, मैं वीडियो फोटोग्राफी करने लग गया था थोड़ी सी, तो तभी ये कैमरा आया, तभी ये सब चीज़ें चालू हुई। तो मैं बेसिकली वीडियोस शूट करता हूँ और उस पर मैं कोशिश करता हूँ कि सूखा सूखा वीडियो ना डालूँ, साथ में कुछ अच्छा म्यूज़िक भी हो, तो जो थोड़े से संगीत हैं जो मुझे थोड़े पसंदीदा है मैं उसके साथ ओवरले कर देता हूँ। अगर आपको इफ़ यू वुड लाइक टू चेक इट आउट, शेयर कर देंगे। हाँ मैं शेयर करना चाहूँगा। एक पर्टिकुलर गाना है, आई थिंक इट्स वेरी एप्ट फॉर अ डिस्कशन टुडे। तो पिछले साल जब मैंने 6 घंटे कंटिन्यूस गाड़ी चलाई थी फ्रॉम अ प्लेस कॉल लेक टाहो टू अनदर प्लेस कॉल योसेमिटे। तो पूरी जर्नी का मूड बड़ा अच्छा सेट कर देता है वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो तुमने डाला तो उसके पीछे मैंने थोड़े से अपने पसंदीदा, मेरे को जिंदगी भर में जितने थोड़े से एपिक वाले गाने पसंद आए, और उसका एम यही है कि वो आधे घंटे की एक मेडिटेटिव जर्नी है, आपकी आंखें सीधी रोड पे हो। मैं 6 घंटे गाड़ी चला रहा था, उसको मैंने टाइम लैप्स बनाया, आधे घंटे का वीडियो बनाया, और उसमें मैंने काफ़ी सारे ऐसे गाने डाले जिससे हमारे इमोशंस पे इम्पैक्ट पड़े। तो मैं आपको अर्ज करूंगा, मैं लिंक डालता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा अगर किसी को शौक हो। तो मैंने एक म्यूजिक वीडियो समझ लीजिए बनाने की कोशिश की है, मतलब गाने मेरे नहीं है, सिर्फ फुटेज मैंने शूट की है, गाने जो मुझे पसंद है वो, बट वीडियो और ऑडियो कंबाइन वही मेरा प्रोजेक्ट यही है कि मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वीडियो फुटेज जो हम शूट करते हैं उस पर ऐसे मूड का म्यूजिक डालें जो वीडियो के साथ अच्छा जाए भी, और उससे हमारे कुछ इमोशंस टिटिलेट हो। तो देखो ये कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे मूवीज की हम बात कर रहे थे, ऐसे जो तुम कर रहे हो काम है, कंपोजर्स का यही काम होता है कि मूवी कैसी है तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा होगा। जैसे हम इंटरस्टेलर की बात कर रहे थे, उसका म्यूजिक कितना उसके मूड को बताता है। दैट्स ट्रू। इनफैक्ट जब क्रिस्टोफर नोलन ने असाइनमेंट दिया था, जो कंपोजर हैं इंटरस्टेलर के, उनका नाम है हैंस जिमर, बड़े ही प्रसिद्ध कंपोजर हैं। तो उनको बताया गया था कि कुछ ऐसा इमोशन पैदा करना है लोगों में जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वैसा एक्सपीरियंस हो। तो क्या करें, उन्होंने चर्च में जाके पुराने जो चर्च में जो ऑर्गन्स यूज करते थे वहाँ शूटिंग की। तो कितना ध्यान देते हैं कंपोजर्स, कितनी मेहनत करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट होगा, किस तरह की टोन होगी, फास्ट म्यूजिक होगा, स्लो मिस्टीरियस म्यूजिक होगा। तो ये सब कंपोजर्स को पता होता है। बिल्कुल, मतलब आई वुड लाइक टू एंड दैट विद one of the most brilliant pieces of background music that I've ever heard in my life, which is for a movie that we saw very recently, Pather Panchali, जिसमें पंडित रवि शंकर ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, और वो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। I think if you want to get a good example of like what background music can do, yeah, maybe put a link in the description for one of the small pieces of music that he wrote for। बहुत ही अच्छा सितार का, तबले का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, सारे म्यूजिकल जो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। करेक्ट। सो एनीवेज मैं समराइज करती हूँ बड़ा ब्रीफली। हमने म्यूजिक के बारे में बहुत चर्चा की, बहुत ही चर्चा की कि कैसे पहले साइंटिस्ट जो इवोल्यूशनरी थियोरी, हमने पहली बात तो बात की कैसे म्यूजिक पहली बात तो हर जगह मौजूद है, इट्स यूबिक्विटस, इट इज़ इन आवर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, हम केव्स में पाते हैं, इट इज़ इन आवर एनाटमी, हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर इस तरीके से है। और ये सब जानने के बाद हमने ये जाना कि इवोल्यूशन में हमारे से क्या एडवांटेज मिले होंगे। सेक्सुअल सिलेक्शन की हमने बात की, मेमोरेबिलिटी की बात की, सोशल कोहेजन बॉन्डिंग की बात की, इमोशंस की भी बात की, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात की। इनफैक्ट सोशल बॉन्डिंग और इमोशंस का अगर एग्जांपल देखा जाए तो इनफैक्ट रिसेंटली अभी कोरोना वायरस के अंदर एक तरह की सॉलिडारिटी लाने के लिए या सोशल कोहेजन लाने के लिए एक कॉन्सर्ट हुआ था, आई थिंक वर्चुअली, राइट? ओह, ग्लोबल सिटीजन, हाँ, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली। हाँ, ग्लोबल सिटीजन, इनफैक्ट हम उसके एक लाइव कॉन्सर्ट में भी जा चुके हैं। 3 साल पहले बॉम्बे में उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट किया था, जिसमें कोल्ड प्ले भी आए थे, हम दोनों के ही वन ऑफ आवर फेवरेट बैंड्स। तो ग्लोबल, हाँ, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड एग्जांपल। जो अभी पिछले हफ्ते की बात है, शायद ग्लोबल सिटीजन ने 8 घंटे का एक लाइव कॉन्सर्ट किया यूट्यूब पे, देखो, जिसकी भी हम वीडियो लिंक में डाल देंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सर्ट था, दुनिया के सारे नामी गिरामी म्यूजिशियन संगीतकार आए थे, पर उनका काम तो सही बोल रही है, ग्लोबल सॉलिडारिटी लाने के लिए था। Exactly. तो इन अ वेरी true sense, they use the purpose of music, which is the original purpose of music, that is to bring humanity together. इनफैक्ट इंडिया में भी कितने जब वॉर्स हुए, थिंक मेरे को याद नहीं है, शायद 1970 कुछ तो वॉर थी, उसमें भी सबको शांति लाने के लिए लता मंगेशकर जी ने बहुत अच्छा गाना गाया था। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट सॉन्ग,
जो 71 की वॉर थी उसमें आई डोंट थिंक वो था या कारगिल, मुझे हाँ, बट इन जनरल होता है। कैसे म्यूजिक से कैसे हम सॉलिडारिटी या फिर सोशल कोहेजन लाने की कोशिश करते हैं। दैट इज ट्रू एक्चुअली। हाँ, बहुत ही। तो मैं देखो इसी नोट पे एंड करना चाहूँगी, सॉन्ग्स पे एंड करना चाहूँगी। हमने लैंग्वेज की बात की थी कि लैंग्वेज कैसे हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स जो हैं आ रहे, उनको बताने के लिए हमारे पास क्या टूल है? लैंग्वेज ही टूल है। तो एक तरह से लैंग्वेज हमारे थॉट्स का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसी अब हमने इमोशंस की बात की कि म्यूज़िक से हमारे इमोशंस रेगुलेट होते हैं। तो म्यूज़िक एक तरह से हमारे कह लो इमोशंस का रिप्रेजेंटेशन है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, या क्या थॉट्स और हमारे इमोशंस को कंबाइन कर दिया जाए थ्रू लैंग्वेज एंड म्यूज़िक, तो एक सॉन्ग बन जाता है। अभी तक तो हम सिर्फ म्यूजिक की बात कर रहे थे, ज़्यादा सॉन्ग्स की बात नहीं की हमने। पर तो कहना चाह रही है सॉन्ग क्या होता है? म्यूजिक और जब लैंग्वेज को मिला देते हैं तो सॉन्ग बन जाता है। म्यूजिक रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को, लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है हमारे थॉट्स को। तो एक तरीके से सॉन्ग जो गीत होते हैं, एक हो गया संगीत, म्यूजिक जो गीत जिनमें बोल होते हैं, वो एक मिश्रण है हमारे सोच का बिल्कुल और हमारे इमोशंस का। उसी नोट पे मैं एक एक्चुअली गाने से एंड करना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, इसमें ये दोनों ही हैं बता और इनफैक्ट विजुअल्स भी है। और ये सॉन्ग आई थिंक अगेन मुझे बहुत ही पसंद है। इनफैक्ट इट हैज़ बीन रिटन बाय वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कंपोजर्स इन इंडिया, A.R. रहमान। You guessed it. Okay Google, play the song माँ तुझे सलाम by A.R. रहमान। I love this song. जब भी स्कूल में स्पोर्ट्स डे कभी ये बज जाता था ना, रोंगटे खड़े हो जाते थे जब लाउड स्पीकर पे ये गाना बजता है। I think that's a very we are in agreement. Nice It's a very song to nice end with. song to end with. माँ तुझे सब कुछ सलाम। I think summary हो जाती है। So with that we'll end. Yeah, thank you so much Thank you again so for much. listening to us. बीच में कैमरा बंद हो गया था तो शायद मुझे एडिट करना पड़ेगा। But I think you should just listen to this song and enjoy. हमें ज़रूर लिख के बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसे लगा और क्या आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली। और ये ज़रूर बताइएगा, अगर और कुछ भी ना बताएं तो आपका फेवरेट म्यूज़िक क्या है। अपने गाने के बारे में कोई भी गाना, गीत, संगीत हमें ज़रूर बताइएगा। एज ऑलवेज, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू, बाय बाय। जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं।